हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, मज़े में। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? पी वाई क्यू। अब पॉलिटी लिखना बंद करते हैं कि नहीं, अब डायरेक्ट पी वाई क्यू। क्योंकि क्या है, अपना है जो पॉलिटी ख़त्म हो गया। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि करीबन 33 डेज़ लगा सब कुछ ख़त्म करने में सब। ठीक है, 32 ही लगता, लेकिन किसी कारणवश 33 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब जो है हम लोग आज से एक नया महीना, नया तारीख स्टार्ट करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक से स्टार्ट करते हैं। और आज से करीबन 19-20 दिन, 20वां दिन तो ठीक है, स्टॉप है, ब्रेक है। 19 दिन तक हम लोगों का क्या चलने वाला है? इकोनॉमिक। बिल्कुल क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट है, कितने कितने कब कब कौन कौन क्वेश्चन करना है। लेकिन आज यहाँ 51 है, लेकिन हम लोग करीबन 59 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। ठीक है, जितना वो बनता है करते चलते, ताकि बीच में अगर कभी 1-2 दिन का गैप वूप होता है तो ठीक है, उसको कंप्रोमाइज़ किया जा सके। ठीक है, इसी के लिए इधर टॉपिक लिखे हुए हैं, और ये इकोनॉमिक के मतलब कि है, ये सब टॉपिक हैं और ये टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर में इतने इतने टॉपिक है, ये क्वेश्चंस है ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स के देखेगा तो। ठीक है, तो अगले 19 दिन किसके नाम? इकोनॉमिक के PYQ के नाम। ठीक है, तो अब जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे इकोनॉमिक का डे 1, और टोटल जो लिखेंगे PYQ सीरीज़ का वो डे 34। मतलब इस तरीके से चल रहा है, इकोनॉमी E1 और डे 34। तो ऐसा ही लिखा आएगा वहाँ पर ऊपर में। ठीक है, E1 D34। ठीक है, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इसमें से जो कोर इकोनॉमिक्स है उससे क्वेश्चन होंगे, ग्रोथ से होंगे, नेशनल इनकम से, प्लानिंग इन इंडियाज़ जो 5th ईयर प्लान था, ये सब क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे। ओके, कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट। ठीक है, ये सारे एसेट्स हैं। अब इन सारे एसेट्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इसे क्या मानेंगे? इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट किसको हम कहेंगे? मतलब पूछ रहा है अबव इतने जो ऊपर में दिए गए हैं, इनमें से बताओ कि कौन जो है इनटेंजिबल एसेट है और टेंजिबल एसेट क्या होता है। पहले ये जानो, इनटेंजिबल और टेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल हम उसे कहते हैं ना जिसे हम छू सकते हैं, महसूस तो ठीक है, छू रहे तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, महसूस कर रहे हैं मतलब कि टच कर रहे हैं, तो उसे हम टेंजिबल कहते हैं, है कि नहीं। इनटेंजिबल जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। एक सिंपल साधारण सी भाषा में समझो तो यही होता है कि इनटेंजिबल एसेट जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख सकते, मतलब कि महसूस तो कर ही सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते हैं। ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है इनमें से कितने सारे जो हैं अबव वाले इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो देखते हैं कौन कौन सा है। ओके, अब ब्रांड रिकग्नाइजेशन, पहला क्या है? ब्रांड रिकग्नाइजेशन। अब ब्रांड रिकग्नाइजेशन में क्या होता है? ब्रांड किसी भी चीज़ का होता है तो उसका कुछ सिंबल होता है, कुछ लोगो हो सकता है, या कुछ नाम हो सकता है। ठीक है, किसी भी कोई भी कंपनी का हो गया, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, उसका तो यही होगा। ठीक है, मार्केट में उसका किसी का लोगो चल रहा होगा ना भाई, हर एक चीज़ का एक लोगो होता है कि नहीं। तो ब्रांड इक्विटी को अगर हम देखें, ब्रांड रिकग्नाइजेशन, ये जो है इसको हम इनटेंजिबल के अंदर में रखेंगे। ठीक है, अब क्यों रखेंगे? क्योंकि भाई इसका कोई फिजिकल एंटिटी है क्या? तुम ब्रांड रिकग्नाइजेशन इसको तुम कहीं फिजिकली ये कर पाओगे क्या? नहीं ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसे है, एक छाप छोड़ जाता है, दिमाग पे छाप छोड़ता है कि अरे इस तरीके का सिंबल बना हुआ था, मतलब ये उसी कंपनी का है, ये उसी का ब्रांड लग रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। तो ये जो है मेनली कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करेगा सिर्फ अपने इंटेंजिबल वैल्यू की वजह से। तो ये है इन्वेंट्री। अब जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब इन्वेंशन करना। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि भाई या तो तुम किसी गुड्स का इन्वेंशन कर लो, या तो कोई प्रोडक्ट का कर लो, यही तो करेगा, जिसको फिर कंपनी बाद में क्या करती है? सेल करती है, हैं। और इसे हम जब गुड्स और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ये तो भाई हम टच कर पा रहे हैं, और टच कर पा रहे हैं तभी तो हम सेल कर पा रहे हैं। तो इससे जो है हम फिजिकल आइटम्स के अंदर में रखेंगे, और जब फिजिकल आइटम के अंदर रखेंगे तो फिजिकल आइटम क्या होगा भाई? हम तो उसको टच कर रहे हैं, है ना, देख भी सक रहे हैं, टच भी कर पा रहे हैं, मेज़र भी कर पा रहे हैं, नाप भी कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये इन्वेंट्री कोई इनटेंजिबल एसेट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा को हटा दो सर। ठीक है, तो ऑल 4 तो नहीं होगा। ठीक है, एक तो हट गया। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी यही सारी चीज़ होते हैं। पेटेंट हो गया, तुमने किसी चीज़ को इन्वेंट करा और उसका पेटेंट ले लिया, ठीक है। पेटेंट जो कि लास्ट PYQ में भी हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात किए थे। PYQ का लास्ट का वीडियो का दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा लास्ट का, उसमें PYQ ट्रेडमार्क ये सब से क्वेश्चन था ना, पेटेंट ट्रेडमार्क है ना। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और कुछ ट्रेड सीक्रेट। अब कोई तुम ट्रेड सीक्रेट कर रहे हो तो ट्रेड सीक्रेट को कहीं तुम टच थोड़ी कर सकते हो, कोई फिजिकल एसेट थोड़ी है भाई, वो तो तुम्हारे दिमाग में होगा, ना भाई। ट्रेडमार्क कुछ मार्क होगा तो वो तो फिजिकल चीज़ नहीं होगा ना, वो तो तुम्हारे जो भी तुम्हारा कुछ भी प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर लगा होगा ना, यही है। तो मतलब ये सब जो होगा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये क्या है, कोई भी इन्वेंशन हो सकता है, मतलब इन्वेंशन आर्टिस्टिक वर्क हो गया है ना, नेम के ऊपर कुछ ही चीज़ को हम लगा लिए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होगा इसको हम लोग इंटेंजिबल के अंदर रखते हैं, ठीक है, समझे। तो ये हो गया। अब मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, ये है तुम्हारा एक्सेल सीट, ठीक है। एक्सेल सीट इधर देखो ना एग्जांपल में, ये है एक्सेल सीट, ठीक है। अब एक्सेल सीट में यहाँ सिर्फ हम यहाँ लिख दे रहे हैं नंबर सीरियल 1, इधर हम कुछ क्लाइंट का नंबर लिख दे रहे हैं, ठीक है, सीरियल नंबर, ये क्लाइंट का नंबर, ये क्लाइंट का नाम लिख दे रहे हैं और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे रहे हैं। तो क्या इसको तुम टच कर पाओगे, ये बताओ, नहीं ना टच कर पाओगे भाई। तो मेलिंग लिस्ट में क्या होगा, क्लाइंट के बारे में सारे कुछ जानकारीज होगा, या फिर कोई भी कंपनी में कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम हो रहा है तो कंपनी का सारा डाटा होगा, है कि नहीं। तो भाई उसको तुम कैसे छू सकते हो, छू तो नहीं सकते हो ना, हैं। तो वो भी तो इसी तरीके से चलेगा, उसको हम छू नहीं सकते हैं, तो वही कहाँ रखोगे, उसको इंटेंजिबल में ही रखोगे ना इस मेलिंग लिस्ट को, तो उसको भी हम इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर ही रखेंगे। तो ओनली 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ओके। अब बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द नॉन फंजिबल टोकन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कितना करेक्ट है, 2022 का क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से सुनना। नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होता है, अब देखो कोई चीज़ होता है, ठीक है, म्यूजिक सॉन्ग कुछ भी कर लो, तो अगर इसको हम बांट दे रहे हैं, ठीक है, इक्वल भाग में बांट दे रहे हैं, ठीक है, और उसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ एनीथिंग जिसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, उसे हम NFT कह सकते हैं, नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा खुद का बनाया हुआ ड्राइंग पिक्चर हो सकता है, फ़ोटोज़ हो सकता है, वीडियोज़ हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, गेम आइटम्स हो सकते हैं, सेल्फी तुम्हारा हो सकता है, इवन कुछ भी तुम ट्वीट किए हो, मैसेज किए हो, उसको अगर हम, वो है NFT, ठीक है, जिसका ट्रेडिंग, जिसको ट्रेड किया जा सके, ठीक है, म्यूजिक सॉन्ग्स ड्राइंग जिसको हम ट्रेड करेंगे ऑनलाइन, ठीक है, और ऑनलाइन कैसे, रुपया के माध्यम से तो नहीं, टोकन के माध्यम से, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, ठीक है। तो इसी को हम कह रहे हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। अब पढ़ो ऑप्शंस, ठीक है, कह रहा है कि कितने सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल एसेट, बिल्कुल भाई, किसी भी चीज़ तो बोले उसी का इनेबल करता है मतलब फिजिकल एसेट का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, बात तो सही है। दे आर द यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स एग्जिस्ट ऑन द ब्लॉकचेन, बिल्कुल यही तो बोले कि नॉन जो NFT है, नॉन फंजिबल टोकन, वो क्या है, एक क्रिप्टोग्राफिक एसेट ही है, तो जो ब्लॉकचेन पे काम करता है, जिसका खुद का यूनिक आइडेंटिफिकेशन डाटा होता है। तुम म्यूजिक लिए या कुछ ही तुम्हारा ड्राइंग लिया, उसको तुम कट किए और उसका जो कुछ तो एड्रेस होगा ना भाई, यूनिक एड्रेस होगा, इसका एड्रेस इससे मैच नहीं करता होगा, इसका एड्रेस इससे नहीं मैच करता होगा, जब कभी तुम लिंक खोलते हो तो यहीं पर लेकर के जाता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो ठीक है भाई, ब्लॉकचेन से चल रहा है और यूनिक उसका कुछ क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स भी है, ये बात भी सही है। अब they can be traded or exchanged at the equivalence, therefore can be used as the medium of commerce। नहीं, ये क्या कर रहा है, जैसे मतलब इक्विवेलेंस मतलब कि 1 रुपया का मतलब है कि हम ड्राइंग का मतलब, इस ड्राइंग का मतलब है 1 रुपया, तो ऐसा इक्विवेलेंस जैसा इसका कंसेप्ट कुछ नहीं है भाई, कि भाई मतलब क्या कर रहे हो तुम, जैसे कि अभी हम लोग पैसा दे रहे हैं ना, रुपया देते हैं कोई चीज़ को सामान के बदले, कि कोई सामान ले रहा है तो उसके बदले पैसे देते हैं, तो उसका इक्विवेलेंस होता है, इसलिए तो हम उस पैसे से उस चीज़ को खरीद पाते हैं। लेकिन इसमें जो है कि इसको हम ट्रेड या फिर एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं एट इक्विवेलेंसी, ठीक है। ये जो है मतलब कि क्रिप्टो करेंसी का जो इक्विवेलेंसी दिखाता है कि ठीक है, आप इतना टोकन दो तो आपको लिए इतना पैसा देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है
नहीं, ये चीज़ इक्विवेलेंस के तौर पे काम नहीं कर सकता है, इसलिए हम इसे मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो कह रहा है कि कैन बी ट्रेडेड, तो नहीं ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि इक्विवेलेंसी शो नहीं करता है ये, ठीक है। तो तीसरा गलत हुआ, तो ओनली ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज्ड, डिमांड फॉर द गुड माइट बी इंक्रीज इफ़। कह रहा है कि बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, एक जैसा ही है, ठीक है, उसके बावजूद भी किसी भी गुड का जो है डिमांड वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज्ड, बाकी सब कुछ अनचेंज्ड है मार्केट में, लेकिन मार्केट डिमांड जो है किसी भी गुड का वो इंक्रीज़ कर सकता है। तो वो इंक्रीज़ कब कर सकता है ये बताओ, ठीक है, ये इंक्रीज़ कब कर सकता है। तो प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे हम मान लो कि क्या कर सकते हो, जूस पी रहे हैं, ठीक है, कोका कोला पी रहे हैं, ठीक है, कोका कोला पी रहे हैं पहले से, अब कोका कोला के जगह पे जो है कि कोका कोला पी रहे हैं और यहाँ पर हो कि प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि उसका जो उससे जो रिलेटेड गुड है ना वो। अब कोका कोला के साथ इससे अच्छा छोड़ एक ले लो, जैम और ब्रेड ले लो, ठीक है, जैम और ब्रेड ले लो। अब ब्रेड के साथ तुम क्या खाओगे, जैम खाओगे, ठीक है, ब्रेड ऐसे तो नहीं खा सकते हो, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट हुई ना भाई कि रिलेटेड गुड है उससे, ठीक है। अब रिलेटेड गुड है तो जब जैम का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेड का भी प्राइस बढ़ेगा, और जब ब्रेड का प्राइस घटेगा तो ऑटोमेटिकली जैम का भी प्राइस घटेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज, अगर सब्स्टिट्यूट का इंक्रीज करेगा क्योंकि हम साथ में ले रहे हैं ना, तो साथ में ले रहे हैं, तो भाई साथ में ले रहे हैं तो इसका बढ़ रहा है तो इसका भी बढ़ेगा, तो ये बात सही है, ठीक है। अब प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है क्या, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि उसके साथ मिल कर के आ जाए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में ज़रूरी नहीं है कि हम उसको नहीं लें, ठीक है, उसका बढ़ गया तो हम उसका लेना बंद कर देंगे, ठीक है। प्राइस जो कॉम्प्लीमेंट्स मतलब उसके साथ जो हम लेते थे कभी, ठीक है, अगर उसका दाम बढ़ गया तो हम नहीं लेंगे, हाँ। जैसे कि आइसक्रीम हो गया, ठीक है, और उसके साथ में कुछ सॉस ले रहे, ठीक है, तो नहीं, एक चीज़ का बढ़ गया तो नहीं लेंगे, क्या दिक्कत है, तो इसके वजह से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो दूसरा को हटा दो, यहाँ से हटा दो, ठीक है। अभी बच क्या रहा है मेरे पास 1, मतलब कि ए और सी, मतलब 1 तो 100% है तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ दिख रहा है कि 4 तो 100% है, 4 पढ़ लो, इट्स प्राइस फॉल, ठीक है। प्राइस वो तो आम बात है कि प्राइस गिरेगा तो किसी का भी चीज़, कोई भी चीज़ होगा उसका डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई, प्राइस फॉल होगा तो 4 तो 100% सही है। अब 3 देखो, द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। इन्फीरियर गुड उसको कहते हैं ना, इन्फीरियर गुड मतलब जो बेकार हो, जो उतना ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। तो अगर जब इन्फीरियर गुड जो है, द गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। अगर हम कंज्यूमर है, मेरा इनकम बढ़ गया, ठीक है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया है, तो भाई इन्फीरियर से उसका क्या लेना देना, फिर तो हम इन्फीरियर चीज़ तो खरीदेंगे ही नहीं ना, हैं, तो इसका डिमांड तो नहीं बढ़ेगा, तो ये बात तो गलत है। मेरा इनकम बढ़ेगा तो हम तो फिर ब्रांडेड चीज़ खरीदेंगे, नया चीज़ खरीदेंगे, बड़ा चीज़ खरीदेंगे, अच्छा चीज़ खरीदेंगे। इन्फीरियर गुड को क्यों करेंगे, इन्फीरियर मतलब कि घटिया गुड, ठीक है, तो उसको तो क्यों खरीदेंगे। तो भाई 3 को काट दो, ये 3 है, 3 यहाँ से गया तो बच गया क्या, ओनली ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब मनी मल्टीप्लायर्स क्या होता है मालूम, जैसे कि हम लोग ना जब पढ़े हो गए तो मनी मतलब M1 M2 M3 M4 पढ़े हो गए। एक तो M जो है वो सबसे ज़्यादा इसी को हम लोग कहते हैं ब्रॉड मनी, और सबसे ज़्यादा यूज़ में भी इसी को आते हैं, है कि नहीं। ये पढ़े हो गए कि भाई जो करेंसी होता है पब्लिक के साथ, मतलब कॉइन करेंसी हो गया या नोट्स हो गया, फिर नेट डिपॉजिट हेल्ड होता है कि नहीं, कॉमर्शियल बैंक के साथ कह लो, या तो फिर अदर डिपॉजिट RBI के साथ रखा हो, उसके साथ ये नैरो होता है मोस्ट लिक्विड के फॉर्म में, अगर लिक्विडिटी के आधार पर इसको रैंक किया जाए तो। फिर M2 M1 और साथ में सेविंग डिपॉजिट किसके साथ, पोस्ट ऑफिस के साथ। M3 में M1 भी आ जाता है, फिर M1 के साथ टाइम डिपॉजिट भी आ जाता है, और फिक्स डिपॉजिट भी इसमें आ जाता है, तो ये ब्रॉड मनी हो गया। M4 जो हो गया, M4 में M3 भी जोड़ दो, और जितने भी डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के साथ, और साथ में एक्सक्लूड कर दो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को, तो उसे हम ब्रॉड मनी, इन दोनों को 3 4 को हम ब्रॉड मनी के रखते हैं, और यहाँ पर
नैरो मनी में जाता है 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है मनी मल्टीप्लायर जो हैगा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या करेंगे तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज़ होगा। तो जो M0 होता है ना, जिसे हम पावर्ड मनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, M0 जो RBI ये करता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई हो सकता, मनी सप्लाई जितना मनी होगा मार्केट में उसी को तो हम कहेंगे मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। जो रिज़र्व मनी के पे आता है ना, जो M0 या शुरुआती में जो मनी RBI के ज़रिए क्रिएट किया जाता है, जिसे हम मॉनेटरी बेस कहते हैं, ठीक है, और दूसरे नाम में कहे तो हाई पावर्ड मनी के नाम से भी जानते हैं। तो वो जितना ज़्यादा लोगों के पास ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा लोगों के पास ट्रांसफ़र करेगा उतना ज़्यादा बढ़ने को देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं। बैंक में क्या होता है, तुम्हारे पास 100 रुपया है तो ये 100 रुपया तुम बैंक में जा कर के दिए, अब यही 100 रुपया कोई लोन लिया, तो कोई एक इंसान लोन लिया तो वो अभी यूज़ नहीं किया, सिर्फ लोन लेकर के अपने बैंक अकाउंट में रख लिया है, तो ये अकाउंट में रिफ्लेक्शन, ये 100 रुपया यहाँ भी दिख रहा है, ये 100 रुपया यहाँ भी दिख रहा है। एक इंसान फिर आया बैंक के पास, वो भी 100 रुपया लोन लिया, ठीक है, तो वो भी अगर 100 रुपया लोन लिया तो 100 रुपया इसके भी में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, इनमें से कुछ पैसा जो है SR और SLR और CRR में, ठीक है, रिजर्व रखते हैं, लेकिन जो शो तो करता है ना, मतलब इससे कुछ तो ज़्यादा करता है। तो 1/25 NCERT में था कि 1/25% इस तरीके से दिखता है। तो इस तरीके से तो मतलब क्या होगा, मतलब जब जितना ज़्यादा जो बैंकिंग हैबिटेट बढ़ेगा ना पीपल का, जितना ज़्यादा लोग बैंक से लेना देना पैसा करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ये होगा, ठीक है, जो होगा मनी मल्टीप्लायर वो बढ़ेगा, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज़ द मोस्ट लाइकली टू बी टेकन टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रेसेसन, ठीक है। इकोनॉमिक रेसेसन मतलब कि अभी मंदी चल रहा है, तो मंदी चल रहा है तो उस वक्त तुम क्या करोगे, तुम नहीं, मतलब कि कौन सा स्टेट, ठीक है, अगर गवर्नमेंट के हिसाब से ले रहा है तो देखते हैं कि क्या है। तो इकोनॉमिक रेसेसन सबसे पहले हम कहते किसको हैं, तो मतलब कि डिक्लाइन का बात कर रहा है। डिक्लाइन किस चीज़ का, जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर डिक्लाइन हो गया है, जो डेजिग्नेटेड एक रीजन था उससे अगर एक लेवल पे डिक्लाइन हो चुका है तो उसी को तो कहते हैं इकोनॉमिक रेसेसन। अब इकोनॉमिक रेसेसन में तुम क्या करोगे, मंदी आ गया है, सरकार है, तुम क्या करोगे, कट इन द टैक्स रेट्स अकोम्पनीड बाय द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, नहीं, हम टैक्स रेट में कम कर देंगे, नहीं। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट, अच्छा, इंक्रीज़ करेंगे जो हम पब्लिक प्रोजेक्ट, जैसे कि पब्लिक प्रोजेक्ट क्या क्या हो सकता है, डैम बनवा रहे हो, रोड बनवा रहे हो, कुछ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, पावर प्लांट्स लगा रहे हो, ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस बिल्ड करवा रहे हो, तो जितना कुछ करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जितना कुछ भी एक्सपेंडिचर करोगे तो उसके लिए लेबर लगेगा, तो भाई उसके लिए तुम सारे को पैसा दोगे, सारे को बैंकिंग हैबिट्यूड बढ़ेगा। तो भाई ठीक है ना, ये ठीक है कि जब इकोनॉमिक रिसेशन है तो हम लोगों को भले ही कर्जा करके करो लेकिन एक्सपेंडिचर करे हो, तो एक्सपेंडिचर से करेगा तो बैंकिंग हैबिटेट बढ़ेगा, तो भाई हैबिट बढ़ेगा, तो भाई वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बूम होगा, वो रिसेशन से बाहर आएगा, ठीक है, ऐसा। तो इंक्रीज़ करो ना एक्सपेंडिचर को पब्लिक प्रोजेक्ट पे, ठीक है। ओके, 6, कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द एबव आर द करेक्ट, ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें से बताओ कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। द वेट ऑफ द फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर दैन दैट ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो बिल्कुल क्या बोल रहा है कि वेट ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर दैन दैट ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब पहला ना होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में पहला डिफरेंस समझो, ठीक है भाई। अगर कंपैरिजन की बात करें तो ये है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये है CPI। मीनिंग अगर देखो तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, अमाउंट टू द एवरेज, मतलब कि पूरा देख लो चेन का उसका एवरेज, और ये कंज्यूमर प्राइस जो इंडिकेट करता है एवरेज चेंज में, ठीक है, ये अमाउंट का एवरेज लेता है लेकिन ये क्या करता है, एवरेज चेंज की कितना चेंज हुआ उसके एवरेज को दिखाता है। इसका फोकस जो होता है होलसेल प्राइस का, ये गुड्स पर होता है, ट्रेडेड बिटवीन द बिजनेस हाउसेस। ये कंज्यूमर का बात करता है क्या, नहीं करता है, मतलब कि एक बिजनेस और दूसरे बिजनेस हाउसेस के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उस पर फोकस करता है। और कंज्यूमर प्राइस क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड्स परचेस्ड बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर तक कितना पैसा बन करके आ रहा है, मतलब कंज्यूमर उसको कितने में ख़रीद रहा है उस चीज़ को वहाँ पर ही दिखाता है, मतलब लास्ट माइल में दिखाता है। ये जो है पब्लिश्ड, अगर देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो पब्लिश होता है वो किसके जरिए कहता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। CPI जो है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के, जिसे हम शॉर्ट में CSO नाम से कहते हैं। और अगर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो ये पहले स्टेज बिजनेस 1 बिजनेस 2 इस
तरीके से चल रहा है। तो ये स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन में, फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और ये जो है फाइनल ट्रांजेक्शन, क्योंकि कंज्यूमर तक आ रहा है ना, फाइनल कोई भी चीज़ बन रहा है प्रोडक्ट तो कहाँ तक आता है, कंज्यूमर तक ही आएगा। तो यहाँ पर ही आकर चेक होगा। कवर क्या करेगा, होलसेल प्राइस सिर्फ और सिर्फ गुड्स ओनली, ठीक है, होलसेल सिर्फ गुड्स ओनली, और ये गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से लेकर के आ रहा है कंज्यूमर तक, कंज्यूमर तक आ रहा है, बीच में सर्विस भी तो दे रहे हैं सर। तो ये है। अब कह रहा है कि वेटेज जो है ना फूड का इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो हायर है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, ठीक है। तो यहाँ तो होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर इस सर्विस भी इंक्लूडेड है। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसीलिए तो बात तो पहला सही है सर, बात पहला सही है। मतलब 1 होगा तो 1 होगा तो 2 तो ऐसे ख़त्म हो गया, बी और सी, क्योंकि 1 होने का बात मांग रहा है। द WPI डज़ नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विस विच CPI डज। बिल्कुल बात सही है। अभी तो देखा कि यहाँ देखो सर्विस का भी बात कर रहा है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुड्स का बात कर रहा है, तो दूसरा भी होता है। अच्छा ठीक है, दूसरा यहाँ भी, अब तो तीसरा भी पढ़ना पड़ेगा, इस और कोई चांस ही नहीं है भाई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाउ अडॉप्टेड द WPI एज इट्स अ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिसाइड चेंजिंग ऑफ द की पॉलिसी रेट्स। ये क्या बोल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अब अडॉप्ट कर लिया है WPI को, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को, इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो ये बात तो गलत है भाई, ठीक है। अगर देखें तो उर्जित पटेल साहब जो था, मतलब उर्जित पटेल जो है उनके नाम पर कमेटी बना था, उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है, 2014 में बनती है, और वो RBI को ये कहते हैं कि अबंडन करते हैं WPI, और अडॉप्ट किसको करता है, CPI को, ठीक है। CPI को अडॉप्ट करता है की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन टू डिसाइड द चेंजिंग ऑफ पॉलिसी रेट, ठीक है। तो जो WPI बोल रहा है वो WPI नहीं सर, CPI है। तो 3 को हटा दो सर, अब बच गया क्या, ओनली A इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब D, इफ़ यू विदड्रॉ 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 1 लाख रुपया इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक, ठीक है। तुम डिमांड ड्राफ्ट किए कितना, 1 लाख रुपया बैंक से, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट किए। अगर तुम पैसा नहीं डिमांड ड्राफ्ट किए थे तब भी तो 1 लाख रुपया वहीं था। अब तुम डिमांड ड्राफ्ट कर दिए तो तुम्हारे पास आ गया, तो तुम्हारे पास भी आ गया, तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में ही है, या तुम्हारे पास आया तो तुम भी किसी को दोगे। तो क्या होगा भाई, मतलब कुछ पैसा क्रिएट तो नहीं हुआ है ना, नया पैसा बना तो नहीं है ना, पैसा तो वही है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है, इमीडिएट इफेक्ट क्या बनेगा, एग्रीगेट मनी सप्लाई पे। तो सर एग्रीगेट मनी सप्लाई पे कुछ भी नहीं बनेगा, टू लीव इट अनचेंज, क्योंकि जितना पहले था भाई उतना अभी भी है ना, और उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। 1 मिनट रुकना, फ़ोन आ रहा है। ओके कंटिन्यू। 8 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, वही पूछ रहा है, ठीक है। परचेसिंग पावर पैरिटी, exchange rates are calculated by the comparing the price of the same basket of goods and the service in a different countries। बिल्कुल, तो परचेसिंग पावर इसी को ही कहते हैं। देखो और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो भाई हम थोड़ा सा कर लिए गूगल। देखो परचेसिंग पावर पैरिटी जो है एक मेथड है जिसमें हम लोग इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं, साथ में लिविंग स्टैंडर्ड्स, कौन, तो बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, और डिफरेंस निकालते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग को। इसमें कुछ बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विस होते हैं जिसके वजह से और जिनके साथ में हम कंपेयर करते हैं, और फिर हम लोग डिटरमाइन करते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट, ठीक है। और ये मेथड जो हमें बहुत ही बेटर कहते हैं ना, बेटर पिक्चर देता है एक्चुअल साइज क्या है इकोनॉमिक्स का, किसी भी इकोनॉमिक्स का, दैन द नॉमिनल GDP, जो कि बेस्ड किस पे होता है, मार्केट एक्सचेंज रेट पे, ठीक है। इस पे हम लोग आगे भी बात करेंगे, ठीक है। इंडिया के इकोनॉमी का रैंकिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो अभी रिसेंट का जो डाटा है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोजेक्ट करता है 2025 का GDP, जिसे हम परचेसिंग पावर पैरिटी के स्फेयर से देखें तो अराउंड 17.6 ट्रिलियन है, ठीक है। और CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक जो एस्टिमेट करता है वो 14.2 ट्रिलियन 2023-24 का ये डाटा था, ठीक है। अब पढ़ो ये, तो ये बात तो सही है कि भाई परचेसिंग पावर, ठीक है, कि बास्केट्स ऑफ गुड होते हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, पहला बात तो सही है सर, ओके। इन टर्म्स, अब पहला बात सही है तो ये तो हटा दो ना। इन टर्म्स ऑफ PPP डॉलर, इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी 6th लार्जेस्ट है ये नहीं पता, यहाँ भी देखो, यहाँ कुछ 6th लार्जेस्ट ऐसा बोला नहीं है, ठीक है। 4th इन अ ग्लोबल रैंकिंग बोल रहा है, इन्वेस्टिपोडिया एंड टाइम्स ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट है, तो इसमें बोल रहा है कि ये करीबन फोर्थ है, ठीक है।
तो ये इसी के बीच में है, क्योंकि जो थर्ड या फोर्थ के ही बीच में दिख रहा था मेरे को डाटा। तो वैसे भी अगर 6 बोल रहा है तो 6 तो नहीं है भाई, थर्ड और फोर्थ जो भी कंसिडर करना कर लो। चाइना इसमें जो है पीपीपी टर्म में वो लार्जेस्ट है, चाइना जो है वो लार्जेस्ट है, तो दूसरा तो गलत है सर, दूसरा गलत है, तो बच गया सिर्फ ए। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द इंडियाज़ 5 ईयर प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, इंडियाज़ 5 ईयर प्लान, ठीक है, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का बात कर रहा है और फोर्थ 5 ईयर प्लान का बात कर रहा है और फिफ्थ 5 ईयर में, सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ। देखो सेकेंड फिफ्थ और फोर्थ पहले देख लो। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, हॉरोड डोमर मॉडल जो हम जानते हैं, मेन फोकस एग्रीकल्चर पे है, इरिगेशन पे है, पावर पर है। ठीक है, सक्सेसफुल गॉट मोर जीडीपी ग्रोथ दैन द ओरिजिनल मार्केट, सक्सेसफुल रहा ये प्लान, हम लोग को ज़्यादा जीडीपी मिला। ओके, सेकेंड में पीसी महालनोबिस मॉडल बोलते हैं, सोशलिस्ट पैटर्न पे मॉडल बोलते हैं, सोसाइटी पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हेवी इंडस्ट्रीज निकल करके आए, सक्सेसफुल रहा, हम लोग ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव कर पाएँ, और इसको हम लोग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी देख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ अशोक रुद्रा और एलन मैनी मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ग्रोथ विच स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, इंदिरा गांधी इस वक्त स्लोगन देती है गरीबी हटाओ इन 1971 इलेक्शन कैंपेन के दौरान में। ठीक है, एपिक फॉल हुआ था बांग्लादेश वाला का, इसे भी जानते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पढ़ो, फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान देर वॉज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ बेसिक एंड द कैपिटल इंडस्ट्रीज। बिल्कुल अभी भी देख करके आए कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के पास बिल्कुल ये बात तो सही बोलते कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला सही है, पहला सही है, तो ये हट जाएगा सर, क्योंकि पहला तो मांग रहा है ना। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। भी देखे तो इकोनॉमिक पावर फोर्थ है ना, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, सेल्फ रिलायंस, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ और इलेक्शन कैंपेन। अच्छा, इसमें नहीं लिखे। ठीक है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, ये वाला बात जो है ज़्यादा सही है। ठीक है, कि इंक्रीज़ कर रहे थे वेल्थ कंसंट्रेशन और इकोनॉमिक पावर की ओर हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, अर्लियर ट्रेंड से थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। तो फाइनेंशियल सेक्टर जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान जो बना, ये बना था 9th 5 ईयर प्लान के दरमियान में, 9th 5 ईयर प्लान के बारे में, और ये फिफ्थ बोल रहा है, तो तीसरा सर गलत है, तीसरा गलत है, तो ये खत्म। ओनली ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 10 को कहाँ छोड़ के हम जा रहे थे। विथ रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से बात कर रहा है, लैंड रिफॉर्म से कौन सा बात सही होगा ये पूछ रहा है। द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट अ फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। ठीक है, कह रहा है कि भाई कौन सा करेक्ट है। सीलिंग लॉज, सीलिंग लॉ मतलब कि एक लिमिट तक आप इतना लैंड रख सकते हैं, इस तरीके का पॉलिसी। तो ठीक है, जो लैंड रिफॉर्म हुआ, तो लैंड रिफॉर्म का एक्चुअल मतलब ही यही था कि जो लैंड रिफॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिया में हो रहा है, तो हर एक जो लैंडलेस हैं उन सब को प्रोवाइड करना है क्या, एग्रीकल्चर लैंड। क्या प्रोवाइड करना है, एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, अब ये सीलिंग लॉ वर एम्ड एट अ फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। इंडिविजुअल होल्डिंग ये तो बात नहीं है भाई, इंडिविजुअल को है, उसका फैमिली नहीं है, तो क्या उसको तुम ज़मीन नहीं दोगे, ये बात गलत है। मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। बिल्कुल ऑल द लैंडलेस, जिनके पास भी ज़मीन नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड उन पे हमको देना है। ठीक है, और इनमें से एक और क्या था इसका एम लैंड रिफॉर्म का, कि हमें जो है स्विच करना है कैश क्रॉप से लेकर के फूड क्रॉप तक, स्विच टू फ्रॉम कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप, जिसके वजह से रिज़ल्ट में क्या देखने के लिए मिलता है, इंक्रीज़ दिखना है प्रोडक्शन में, किसके, फूड क्रॉप्स में। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हमें सेल्फ सफिशिएंट भी बनना था। ठीक है, ठीक है, तो ये जो सही है, इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रिडोमिनेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, कैश क्रॉप नहीं फूड क्रॉप। ठीक है, लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एग्जेम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट। एग्जेम्पशंस था, न्यूमरस एग्जेम्पशन था, सीलिंग लिमिट थे। ठीक है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी थे। ठीक है, तो ये नो एग्जेम्पशंस बोल रहा है, नहीं, गलत बात हुआ। ठीक है, करेक्ट पूछा तो बी। 11 इंक्रीज द एब्सोल्यूट पर कैपिटल रियल GNP डू नॉट कैनॉट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। क्या कह रहा है, अब तुम्हारा ना इंक्रीज़ हो रहा है किस में, एब्सोल्यूट और पर कैपिटा रियल GNP में भी, उसके बावजूद भी नहीं दिखा रहा है तुम्हारा हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कब नहीं दिखाएगा, ठीक है, कि तुम सब कुछ कर रहे हो उसके बाद भी नहीं दिखा रहा है, तो ये तभी दिखाएगा ना सर
पढ़ो, इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द एग्रीकल्चर आउटपुट। सर एग्रीकल्चर आउटपुट के साथ क्यों कर रहे हो, एग्रीकल्चर आउटपुट वैसे भी पीछे रह जाएगा। एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द इंडस्ट्रियल आउटपुट, नहीं ये कुछ रूट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। ये देखो, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज। अब कह रहा है क्या कि तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है, तुम्हारा एब्सोल्यूट रियल जीएनपी भी बढ़ रहा है, सब इंक्रीज़ कर रहा है। तो फिर सब इंक्रीज़ कर रहा है तो पॉवर्टी तो ख़त्म होना चाहिए ना सर, अनएम्प्लॉयमेंट तो ख़त्म हो रहा है ना सर। लेकिन अगर तुम्हारा पॉवर्टी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो वो फिर नहीं दिखा रहा है कि तुम एक्चुअली में ग्रो कर रहे हो, ठीक है। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड द हायर पर कैपिटल डू नॉट कैनॉट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर यदि तुम्हारा पॉवर्टी और तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी इंक्रीज़ कर रहा है तो सी सही मारो, ठीक है। 12. डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। कह रहा है कि भाई हाई सेविंग इकोनॉमिक है, इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा सेव करता है, ठीक है। उसके बावजूद भी जो कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो नहीं दिखता है एज अ कैपिटल फॉर्मेशन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं दिखता है। तो कब नहीं दिखता है ये बताओ। तो तब नहीं दिखेगा ना जब जो है हमें हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो लगेगा। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो कहने का मतलब है कि अगर हम एक पेन बना रहे हैं और एक पेन का कीमत अगर 1 रुपया है, बेच रहे हैं उसको हम 1 रुपया में, उसको बनाने में ही 3 रुपया लग रहा है, तो इसी को कहते हैं हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब जितना कैपिटल नीडेड है किसी भी एक प्रोड्यूस को एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, उससे ज़्यादा ही लग जा रहा है उसमें, ठीक है, बनाने में, ठीक है। तो ये कह रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये जब ज़्यादा लगेगा तो ठीक। 13. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5-year प्लान वाज, मेन ऑब्जेक्टिव 12th 5-year प्लान का क्या था, ठीक है। 8, 9, 12, अच्छा पहले ऑप्शन पढ़ लो, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्लूसिव सस्टेन। अभी 12th 5-year प्लान बन चुका है भाई। 12th मतलब कि लास्ट वाला, लास्ट में तो 12-17 के आसपास हम लोग आ रहे हैं। तो 12-17 के आसपास आ रहे हैं, तो अभी ये सब थोड़ा सा ब्रॉड हम लोगों को देखना पड़ेगा। सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रिड्यूस इन एम्प्लॉयमेंट, ये तो रहेगा ही, लेकिन फास्टर सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव एंड ग्रोथ, ये देखो इन दोनों से, इन तीनों से ज़्यादा ब्रॉड दिख रहा है कि भाई फास्टर, तेज़ी से अब जो है बढ़ना है आगे, सस्टेनेबल भी पढ़ना है, क्योंकि अब देखो कि इसके बाद जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आएंगे, इसका भी मीटिंग होगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये सब के भी डिस्कशंस हो रहे थे। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कि सब कुछ को लेकर के चलना है, तो ये ज़्यादा ब्रॉड दिख रहा है। तो मेन ऑब्जेक्टिव मेरे को 12th 5-year प्लान में यही दिख रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा देखो, थीम क्या था 12th 5-year का, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, एक्चुअली एकदम थीम ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी 14. इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री एक्स विल इंक्रीज हैव टू अकर इफ, कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री एक्स में इंक्रीज होगा, कब होगा, ठीक है, कब होगा ये पूछ रहा है। तो देयर इज़ अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक, नहीं। देयर इज़ अ पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो और तो लाले पड़ जाएंगे भाई। देयर इज़ अ कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो कहीं तो हम एक्सपेंडिचर भी तो करेंगे सर, हम एक्सपेंडिचर करेंगे, हम जो है ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, तो वो जो है कैपिटल फॉर्मेशन और ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, मतलब कि रेप्लिकेट करेगा, है कि नहीं। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रो इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक, नहीं, सी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। 15. द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम किसी भी कंट्री का एक गिवन पीरियड में, उसको कब कहते हैं, किस चीज़ को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। एक मिनट, ये क्या बोल रहा है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, मतलब यही पूछ रहा है ना भाई कि नेशनल इनकम हम किसको कहेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम लो और उस पर्टिकुलर टाइम के आधार पर बताओ कि नेशनल इनकम किसको कहेंगे। तो नेशनल इनकम क्या होता है, हम उसको कह सकते हैं ना कि जितने भी एक पर्टिकुलर एक ईयर मान लो, एक ईयर में जितना भी गुड प्रोड्यूस हुआ और जितना भी सर्विस, वही हो सकता है। पढ़ते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स, ठीक है। आगे देखते हैं, होल्ड ऑन, सम ऑफ द टोटल कंजप्शंस एंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, मतलब टोटल कंजप्शन कितना हुआ और टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है ये, ओके। देखते हैं, सम ऑफ द पर्सनल इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, पर्सनल इनकम नहीं, सब कुछ लेना पड़ेगा ना पर्सनल इनकम के साथ। मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस, अब तुम लोग खुद ही बताओ भाई, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स, ठीक है। अब नेशनल्स तो बाहर के भी होंगे, अंदर के भी, कोई भी हो सकता है, ओके। यहाँ देखो, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, फाइनल गुड्स मतलब गुड्स
जो फाइनल अब जो है सीधा कंज्यूमर तक पहुंच चुका है, ठीक है, वो फाइनल गुड्स है ना। और उस दरमियान जितना भी सर्विस, जो भी चाहे मॉनेटरी वैल्यूज़ ऐड हुआ है, जो कुछ भी ऐड हुआ है, उन सब का कम्बिनेशन, तो वही तो होगा नेशनल इनकम। जो भी हम प्रोडक्शन किए और उस दरमियान में जितना प्रोडक्शन से लेकर के जितना भी बीच में, जितना भी इंटरमीडिएट में जो भी कुछ आया, सर्विस चार्जेज जो कुछ भी आया, ठीक है, जो भी सर्विस हम प्रोड्यूस किए, सब चीज़ का तो हम लेंगे ना भाई, तो उसी को कह दो ना नेशनल इनकम, ठीक है। 16 बच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली अ पार्ट ऑफ द इंक्लूसिव गवर्नेंस। अब इंक्लूसिव गवर्नेंस कहने का मतलब क्या होगा, मतलब हर एक स्फेयर का लोग इसमें होगा और हर एक के लिए ये होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिवली सर्व्स एंड इंगेज ऑल पीपल्स, है ना, हर एक इंसान उसमें इन्वॉल्व होगा। इंक्लूजन मतलब कि हर एक तरफ से होगा ना भाई, कि सारे से, मतलब प्रोडक्शन से, प्रोसेस से, कैसे, सब कुछ सब तरीके से, ठीक है। अब गवर्नेंस की बात करते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग। नॉन बैंकिंग कंपनीज़ है, ठीक है, NBFC नॉन बैंकिंग कंपनीज़ है, उसको हम बैंकिंग करने के लिए दे रहे हैं। तो बैंकिंग करने के लिए इसमें फाइनेंशियल इंक्लूसिव गवर्नेंस जैसा कुछ आ रहा है क्या, नहीं, आगे देखते हैं। इस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ ऑल द डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मतलब कि गवर्नेंस का पार्ट ही होगा भाई। प्लान कर रहे हैं, कमेटी है हमारे पास, वो भी कहाँ पर ही, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो प्लानिंग बेटर करेगा, ओके। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द पब्लिक हेल्थ, बिल्कुल गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो पब्लिक हेल्थ पर अच्छे से करेंगे हम लोग, जैसे कि अभी PM वो वाला है ना, एक आयुष्मान, इस तरीके से है, तो उस तरीके से हाँ कर सकते हैं, तो इंक्लूसिव गवर्नेंस हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथिंग द मिड डे मील स्कीम, जो बच्चों को खाना मिलता था ना स्कूल में, सरकारी स्कूल में, तो उससे भी तो गवर्नेंस ही हो रहा है ना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये भी होगा, तीनों ही। ये जो है ना नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को हम बैंकिंग करने के दे रहे, तो इसमें मेरे को कहीं गवर्नेंस जैसा कुछ दिख नहीं रहा, वो तो प्राइवेट कंपनी हो गया, है कि नहीं, तो ये नहीं है। 1 C 2 3 and 4, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है गवर्नेंस, ठीक है, नहीं इतना ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी किसको कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी इन विच, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब कि भाई एक देश है ये, मान लो, और इसको बाहर से ना ही लेना देना है कुछ भी, अपने में अपने सब कुछ वो प्रोड्यूस भी कर रहा है, अपने यूज़ कर रहा है, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी जहाँ पर ही बाहरी इकोनॉमी से इंट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। बाहरी इकोनॉमी मतलब कि अदर कंट्री से नहीं होता है, ठीक है। किसी भी तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, मतलब कंट्री अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है, अपने ही डिमांड को फुलफ़िल कर पा रहा है, तो उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। द मनी सप्लाई इज़ फुल्ली कंट्रोल, डिफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस, ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, नीदर एक्सपोर्ट नोर इम्पोर्ट टेक प्लेस, बिल्कुल ना ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ हमारे पास ही, हम सेल्फ सफिशिएंट है। सिर्फ मनी सप्लाई के बेसिस पर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग ये भी नहीं देख सकते हैं, और ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस ये भी नहीं। फुल्ली मतलब कि हम सेल्फ सफिशिएंट है, ना ही हमको किसी से कुछ लेना है ना ही हमको कुछ देना है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ यूजुअली कपल्ड विद, इकोनॉमिक ग्रोथ को किसके साथ हम मिला करके देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि भाई हायर डिस्पोजेबल इनकम हो, अवेलेबल हो हर एक कंज्यूमर के साथ, और साथ में साथ वो जब ज़्यादा इनकम होगा अपने पास, तो हम जो है इंक्रीज़ क्या करेंगे, हमारा जो डिमांड होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। अब जब डिमांड इंक्रीज़ होगा तो फिर सप्लाई भी अवेलेबल करना होगा हर एक कस्टमर्स के लिए, तो इस तरीके से होगा। तो भाई क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा दो। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ाएगा, ठीक है, एक तरीके से महंगाई बढ़ेगा तो मतलब ये साइकिल की तरफ से चलता है ना, एक तरीके का स्पायरल इन्फ्लेशन भी चलता है ना, कि भाई गोल गोल, कि पहले तुम वेज बढ़ाओगे, नहीं मतलब पहले जो तुम कहीं सब मार्केट में कोई प्रोडक्ट का चीज़ बढ़ा दिए, रेट बढ़ा दिए, फिर वो तुम लेबर लोग वेज अपना बढ़ाने के लिए बोलेगा, फिर वेज बढ़ाने के लिए बोलेगा तो फिर मार्केट में बोलेगा इसका प्राइस बढ़ा देंगे, तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वेज भी बढ़ेगा, और वेज बढ़ेगा मतलब कि मेरा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली मतलब लिंक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये भी चीज़ बढ़ेगा, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इनमें से कौन सा चीज़ जो है एड करेगा, सहायता पहुँचाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, ठीक है। देखते हैं। प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिल्कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, महिलाएं होती है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप
जो खुद को उन लोगों को कुछ पैसा दिया जाता है ताकि अपने से कुछ करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टाइप में, MSME टाइप में है कि प्रमोटिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, बिल्कुल इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन, ये भी तीनों एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन मतलब कि हर कोई को एजुकेशन मिलेगा, हर कोई अवेयर होगा, हर कोई एम्पावर होगा, तो बिल्कुल ये तीनों ही ग्रोथ ऑब्जेक्टिव होगा गवर्नमेंट का, जो एड करेगा इंक्लूसिव ग्रोथ में। ठीक है भाई, इसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, एजुकेशन मिलेगा तो अल्टीमेटली वो जा करके ही देगा ना। 20 इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को ध्यान में रखो। ठीक है, कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, इसका कुछ डिस्क्रिप्शंस है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ देर पहले रेसेशन देखे थे। अब रेसेशन का क्या मतलब था, रेसेशन का मतलब क्या समझे थे, रेसेशन मतलब कि तो भाई डिक्रीज दिख रहा था ना। रेसेशन मतलब कि समझो कि यहाँ कह रहे 2 क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ अगर GDP का हो लगातार 2 करोड़ तक। ठीक है, एक यहाँ पर ही हम लोग का लाई कर रहा था, इससे कुछ लगातार नीचे अगर हमारा ग्रोथ दिख रहा है, मान लो कि 2 नेगेटिव दिख रहा है 2 क्वार्टर तक, तो हम कह सकते हैं कि वो रेसेशन है। मतलब यहाँ था टारगेट लेकिन हम लोग यहाँ मीट नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम लोग यहीं चल रहे हैं, नीचे ही चल रहे हैं, तो वो रेसेशन होगा ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है, फॉल इन ग्रोथ रेट। अब फॉल इन ग्रोथ रेट, सिंपली ग्रोथ रेट मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना सर, है ना, मतलब कि एक इसमें नेगेटिव 2 क्वार्टर, ठीक है, लगातार 2 क्वार्टर तक नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है तो वो रिसेशन कहेंगे। ठीक है, फॉल इन ग्रोथ रेट ये जनरल हो जाएगा, जनरल स्पेसिफिक इसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर रहा है। तो दूसरा तो गलत है, करेक्टली मैच पूछ रहा है, दूसरा गलत है, दूसरा यहाँ गलत है, यहाँ गलत है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ तीसरा, स्लो डाउन फॉल इन GDP। अब स्लो डाउन का मतलब क्या होता है, फॉल इन, यहाँ बोल रहा है कि स्लो डाउन मतलब कि फॉल इन GDP, स्लो डाउन मतलब कि GDP फॉल हो गया। तो इकोनॉमिक में अगर हम किसी कह रहे हैं, कोई पीरियड को कह रहे हैं कि भाई वो जो है स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा है, अभी ये जो समय है यहाँ से यहाँ तक एक समय है, या कोई टाइम फ्रेम मान दिए, ये स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा है, तो वो स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा है, तो मतलब कि ये दिखा रहा है कि भाई डिक्रीज़ हो गया है किस चीज़ में, रेट ऑफ ग्रोथ में। ठीक है, जिसके वजह से GDP नीचे जा रहा है। ठीक है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो नीचे जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो GDP जो कारण बने, GDP का फॉल होने का कारण बने, तो ये भी नहीं, बस दिखा रहा है कि ठीक है नीचे जा रहा है, ठीक है स्लो हो चुका है, लेकिन फॉल हो जाएगा इसके वजह से नहीं, इम्पॉसिबल, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट। ओनली वन लास्ट बचेगा और कुछ नहीं, मेल्ट डाउन मतलब कि फॉल इन अ स्टॉक प्राइस। मेल्ट डाउन कहने का मतलब इकोनॉमिक मेल्ट डाउन से अगर समझे तो जहाँ कहते हैं कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए, जहाँ पर ही शायद वो बैड फाइनेंशियल की वजह से हो, जैसे कि बैड फाइनेंशियल कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, रेसेशन हो गया, बैंकरप्सी हो गया, या हाई जॉबलेसनेस हो गया, तो इसके वजह से मेल्ट डाउन मतलब कि फॉल इन अ स्टॉक प्राइस पूरी तरीके से। तो ओनली वन करेक्ट है, तो ए इज़ द राइट आंसर। इंक्लूसिव ग्रोथ एज अ इनिशिएटेड इन द 11th 5-year प्लान डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ एज यूनाइटेड इन द 11th प्लान, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ को 11th 5-year प्लान में देखा गया। ठीक है, लेकिन इनमें से क्या चीज़ नहीं था उस 11th 5-year प्लान में। ठीक है, तो रिडक्शन इन पॉवर्टी ये तो सब में देखने के लिए मिलेगा भाई, उसी के लिए तो काम ही कर रहा है। एक्सटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ओके, स्ट्रेंथिंंग द कैपिटल मार्केट, रिडक्शन ऑफ द जेंडर इक्वालिटीज़। तो भाई इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है, यही तो वर्क है, नॉट इंक्लूड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। इंक्लूसिव ग्रोथ कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो बेनिफिट करे हर एक सोसाइटी, सोसाइटी के हर एक सेक्शन को, है कि नहीं, जिसमें जो पुअर हो जाए, मार्जिनलाइज हो जाए, जिसमें डिसएडवांटेज ग्रुप हो जाए, सबको, है कि नहीं। तो स्ट्रेंथनिंग जो है, ये जो लिख रहा है स्ट्रेंथनिंग द कैपिटल मार्केट, वो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं ना डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव इंक्लूसिव ग्रोथ का ये नहीं हो सकता कि हम कैपिटल मार्केट को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ये सब जो देखो इंक्लूसिव ग्रोथ में अगर पॉवर्टी हम कर रहे हैं तो पॉवर्टी जो मार्जिनलाइज्ड है उसको भी एड्रेस कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो जॉबलेस है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो एम्पावर नहीं है, उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। रिडक्शन इन जेंडर इक्वालिटी, वुमेन मैन के बीच के भेदभाव को खत्म कर रहा है। स्ट्रेंथनिंग कैपिटल मार्केट ये डायरेक्टली इंक्लूड नहीं कर रहा है हमारे इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ में, तो सी को मारना नॉट इंक्लूड। ठीक है, in the context of the India's 5-year plans, a shift in a pattern of the industrialization with the lower emphasis on a heavy industries and more in a infrastructure began। मतलब कौन से 5-year प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देने को देखने को मिला। तो ये जो प्लान था ना वो अपना 6th प्लान था। ठीक है, 6th प्लान में देखने के लिए मिलेगा 1985। ठीक है, हम शायद लगाए होंगे इधर कहीं, है ना, किधर है ना, पॉवर्टी रिमूवल, IRD, निरम, ट्रेन सिस्टम, सब यही सब था। ठीक
ठीक है। तो 6th प्लान ईयर में 1985 से, जो कि फर्स्ट प्लान था जो एम्फेसिस करता है हेवी इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। भाई ये जो है इसलिए किया गया था कि ताकि कंट्री का जो ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, पावर सेक्टर हो, ये सब कुछ अच्छे से ग्रोथ कर पाए, इम्प्रूव हो सके, और साथ में जब ये इम्प्रूव होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। तो 6th 5 ईयर प्लान में, ओके। 23 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब एज द, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब तो यही समझते हो कि भाई अभी का रिसोर्सेज को यूज़ करो विदाउट हार्मिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान में रख करके अभी यूज़ करो चीज़ों को। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब एज द डेवलपमेंट दैट द मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट द कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स इन दिस पर्सपेक्टिव। बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ डिफाइन ही कर दिया। अब बोल रहा है इन दिस पर्सपेक्टिव इनहेरेंटली द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंटरट्विन्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। तो भाई ये है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी कहने का मतलब अभी हम तो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, साथ में हम आगे भी लेकर के जाएंगे, वही कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी को एकदम डिफाइन कर करो ना तो ऐसे कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज है उसकी सिस्टम का, वो सपोर्ट कर रहा है चीज़ों को, कैसे? तो सस्टेनेबल मैनर में, विदाउट डिग्रेडिंग इटसेल्फ, ठीक है। बिना हम उसे हार्म करे हुए उसको हम सस्टेनेबल मैनर में सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है, ओके। 24 during which 5-year plan was that emergency clamped, new election took place and the जनता पार्टी was elected। भाई ये सब कुछ कब हो रहा होगा बताओ? ये कह रहा है कि कौन से 5-year प्लान के पास इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो इमरजेंसी कब हुआ था ये बताओ? 70s के आसपास में, है ना। तो ये सब उसके बाद ही होगा। तो इमरजेंसी कब डिक्लेयर हुआ? 25 जनवरी 1975 के आसपास, इसी टाइम। और कब तक चला? 21 मार्च 1977 तक। तो इसी वक्त जो है 1977 में क्या होता है कि जनता पार्टी जो है जो कोalition था अपोजिशन पार्टी का, वो जीत जाती है इलेक्शन 1977 में। और जो 5th 5-year प्लान था 1974 to 79, वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी की वजह से, ठीक है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और इसको रिप्लेस्ड किया जाता है एक छोटे से, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म रोलिंग प्लान, ठीक है, जिसको अडॉप्ट किया गया पोस्ट इमरजेंसी के वजह, ड्यू टू अनसर्टेनिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी इमरजेंसी लग रहा था, ये सब लग रहा था, ठीक है। तो फिर जो है आगे चल के रोलिंग प्लान को फिर रिप्लेस करता है कौन? 6th 5-year प्लान, जो 1980 to 85 चलता है, ठीक है। तो 24 का सी 5th 5-year प्लान के दरमियान में ये सारा कुछ हुआ, ठीक है, कि जनता पार्टी इलेक्टेड और इमरजेंसी क्लैम्ड हुआ, ओके। आगे बढ़े, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन प्लानिंग, ठीक है, इंडियन प्लानिंग से ध्यान रख करके बात करो, ठीक है, ओके। 2nd 5-year प्लान एम्फेसिस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। 2nd 5-year प्लान देखो, ये सेकेंड पीसी महालनोबिस मॉडल कहते हैं, सोशलिस्ट पैटर्न मॉडल ऑफ द सोसाइटी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बात सही है? बात सही है सर। द 3rd 5-year प्लान इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एज द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब 3rd 5-year प्लान भी देख लो यहीं पर ही। 3rd 5-year प्लान सुकुमाई चक्रवर्ती, ठीक है, ऑल्सो नोन एज अ गाडगिल योजना, मेक द इकोनॉमी इंडिपेंडेंस, ठीक है, और ड्राउट, ये सब छोटा छोटा लिखा हो, छोड़ो वो सब, ठीक है। क्या बोला? कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, तो यही तो बोला यहाँ पर ही कि भाई टू मेक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, तो इसीलिए यही तो कर रहा था, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंट्रोड्यूस करता है एज अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बात सही है सर, ठीक है। तो मार दो ना सर, जब दोनों सही है तो फिर सी मारो, बोथ 1 and 2, है कि नहीं। 26 द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट, अभी भी देखे पीछे में भी, तो नेशनल इनकम किसको रिप्रेजेंट करता है ये बताओ? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिएशन, मतलब ग्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, नेशनल प्राइस से उसमें से माइनस क्या कर दो? डेप्रिएशन। डेप्रिएशन क्या होता है कि कोई मशीन या कुछ भी जो तुम यूज़ कर रहे हो, साल 32 साल उसका यूज़ के बाद उसका जो वैल्यू घटता है ना, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं, है कि नहीं। तो ये तो नहीं है नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, GNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है, उसके में से क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है डिप्रेशन प्लस फैक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये ऐड कर रहा है, तो ये भी नहीं है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, ठीक है, GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस
प्लस सब्सिडी, बिल्कुल यही है। जो हम टैक्सेस जो दे रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं, जो मेरा जो डिप्रिसिएशन हो रहा है वो सबको हटाओ, टैक्सेस जो दे रहा है सब कुछ को मिलाओ, तो ये ना भाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर जिसे हम नेट नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं, या फिर उसको सिर्फ नेशनल इनकम कह लो, तो यही है। ठीक है, समझ गए। इसको शायद हम कहीं लिखे होंगे, नहीं ठीक है नहीं लिखे, इसका नहीं दिया रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका सी जो है नेट नेशनल इनकम रिप्रेजेंट यही करता है कि भाई एक तो जीएनपी, ठीक है, जीएनपी से हम क्या माइनस कर दिए, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, फिर साथ में हम जो टैक्सेस दे रहे हैं उसको हटा दो, और जो सब्सिडी मिल रहा है गवर्नमेंट से उसको जोड़ दो। ठीक है, वही होता है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद द कब स्टार्ट हुआ था? सब्सटेंशियल चेंज इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपीज, डूइंग अवे विद द प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द टैक्स रेट। भाई तो सब्सटेंशियल चेंजेस मतलब कि सबसे पहले तो जो लाइसेंस राज हुआ करता था उसी को हटा कर के ही ना 1991 में जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज आया ना, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब ग्लोबलाइजेशन कब हुआ? 1991 ना, ये उसी वक्त तो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ ना भाई। तो उसी वक्त ये सारी चीज़ें की कि पहले लाइसेंस राइज ख़त्म करो। ठीक है, लाइसेंस राइज की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही है। ठीक है, थोड़ा सा फ्रीडम दो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दो इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो आगे बढ़े, क्योंकि लाइसेंस राज ज़्यादा करोगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो ये आगे, द ग्रोथ रेट ऑफ द पर कैपिटा इनकम एट द करेंट प्राइस इज हायर दैन दैट ऑफ द पर कैपिटा इनकम एट द कॉन्स्टेंट प्राइस बिकॉज द लेटर टेक्स इनटू द अकाउंट प्लेस। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है कि भाई जो ग्रोथ रेट है ना पर कैपिटा इनकम का अभी जो करंट प्राइस का है वो हायर है, किसके? तो पर कैपिटा इनकम एट अ कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम का अभी करंट प्राइस का बात कर रहा है वो ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम एट द कांस्टेंट प्राइस। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लेटर मतलब कि ये जो कैपिटल है पर कैपिटा इनकम एट द कांस्टेंट प्राइस वो टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द रेट ऑफ, किसके रेट ऑफ, मतलब कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा, इस पे बात कर रहा है। तो भाई ये एक है ना इंक्रीज़ इन अ प्राइस लेवल, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइस लेवल हो रहा है। जो ग्रोथ रेट है पर कैपिटा इनकम का करंट प्राइस का वो हायर है इसके कंपेरिजन में, क्योंकि जो रेट है, रेट ऑफ इंक्रीज जो है प्राइस लेवल का, उसके वजह से कांस्टेंट प्राइस जो है वो बेस ईयर से लिया जाता है, उसमें इन्फ्लेशन जो है एडजस्टेड होता है, ये सबको मालूम है कि नहीं? तो इसलिए इसको द 8th 5 ईयर प्लान इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन। ठीक है, 8 5 ईयर के प्लान के बारे में बात करा, इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन। द क्रिटिकल डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट, कौन सा मेन डिफरेंस है इसके बीच में 8th 5 ईयर प्लान से और अर्लियर से, ये बताओ। ठीक है, तो क्या है पढ़ते हैं। इट हैज़ अ कंसिडरेबली लार्जर आउटलाइन कंपेयर टू द अर्लियर प्लान्स, होल्ड डाउन। इट हैज़ अ मेजर थ्रस्ट ऑन द एग्रीकल्चर लैंड एंड द रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर से तो हम लोग थोड़ा सा दूर जा रहे थे ना, ठीक है शुरुआती में दिए थे, लेकिन थोड़ा सा अब तो अभी 5th प्लान ईयर में आ गए तो थोड़ा सा अब तो आगे बढ़ो भाई। कंसिडरेबल इम्फेसिस इज़, इसको हटा दो, कंसिडरेबल इम्फेसिस इज़ प्लेस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, मतलब कुछ तो ज़्यादा ध्यान दे रहे थे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे। अच्छा ऐसा है, ठीक है देखते हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हैज़ बिन एबॉलिश तो नहीं हुआ है ना भाई, कभी एबॉलिश नहीं हुआ है, थोड़ा सा छूट दिया गया है, एबॉलिश तो नहीं किए कभी हम लोग, है कि नहीं? एबॉलिश तो नहीं किए। 5th 5 ईयर प्लान देखो, फोकस किस पे है? एग्रीकल्चर पर ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ के मामले में और माइंस पे। ओरिजिनली इट इज़ अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान, फोकस ऑन प्रॉपरली रिमूवल एंड सेल्फ रिलायंस, है कि नहीं? अचीव द टारगेट बट टर्मिनेटेड इन इतना मोरारजी देसाई, यही बात कर रहा है कि ज़्यादा किस पे है? एग्रीकल्चर पे है। ओके, तो यहाँ क्या बोल रहा था अभी, यहाँ क्या बोल रहा था? कंसिडरेबल एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, नहीं एग्रीकल्चर पे ज़्यादा दिया। इट हैज़ अ मेजर थ्रस्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, थ्रस्ट मेजर, ठीक है ये भी। कंसिडरेबल लार्जर आउटलाइन कंपेयर टू द अर्लियर प्लान्स, अब क्या है ये देखो कि ऐसा इसलिए कह रहा ना क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस वक्त ज़्यादा, ठीक है एग्रीकल्चर पर भी दे रहा था लेकिन उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अब जो है वो करने लगा था, क्योंकि पीछे से बोल रहा है ना, पीछे से कंपेयर करो आगे वाले पीछे वाले में। तो यहाँ देखो एग्रीकल्चर पर फोकस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया सेकेंड में, ठीक है। हेवली इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकेंड में ही हो गया। थर्ड में भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाने की बात कर रहा है, सेल्फ डिपेंडेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ हॉलीडे, ठीक है। चौथा में ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रेस्टेंट, इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ,
और पाँचवा में जो है, ठीक है, फोकस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग, ठीक है। तो कंपेयर इसके साथ में देखो तो मेजर आउटले इसमें दिखा रहा है ना, सबका कम्बिनेशन मिला करके यहाँ तुम देखो कि भाई उसमें एग्रीकल्चर किया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, फिर स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, फिर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी की बात किया, तो भाई इंडस्ट्री एंड माइंस, ठीक है, तो मिलता जुलता है, ठीक है। तो मेजर आउटले पीछे वाले से अगर कहें तो उन सब का कम्बिनेशन करके ये आइडिया थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया इंडस्ट्रीज़ पर, ठीक है। एग्रीकल्चर भी कर रहा था और इंडस्ट्री पे। अब इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ए एंड बी में, ठीक है। ए एंड बी में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि हाँ एग्रीकल्चर पे भी तो कर रहा है, ठीक है, और साथ में लेकिन रूरल डेवलपमेंट कर दिया, तो उस तरीके से थोड़ा सा ही कन्फ्लिक्टिंग आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है आंसर हमारे पास जो है वो ये बताता है कि भाई जो है लार्जर, कंसिडरेबली लार्जर आउटले कंपेयर टू द अर्लियर प्लान्स, ठीक है। इसका धीरे धीरे तुम भी देखो ना भाई कि धीरे धीरे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो ठीक है, धीरे धीरे कुछ इसमें गलती होता है, फिर इसको उसमें सुधारते हैं, फिर इसको इसमें सुधारते हैं, फिर इसको इसमें सुधारते हैं, फिर अगले में आकर के तो मेजर आउटले तो होगा ही ना भाई कि पीछे वाले से हम कुछ ना इसमें थोड़ा सा बड़ा किए। फिफ्थ प्लान में क्रिटिकल डिफरेंस यही हो सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं। 30. Which of the following 5-year plan of the India recognized human development as the core development effort? तो ये जो हुआ था वो हुआ था 8th 5-year प्लान में, उसी वक्त रिकॉग्नाइज किया ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर डेवलपमेंट ऑफ एफर्ट। मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, पॉपुलेशन को रोकने की कोशिश करो, जो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश करो, और जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, साथ में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को अच्छा करने की कोशिश करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करो। ये सब चीज़ें चल रहे थे और इस वक्त जो है ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा था। तो 8th 5-year प्लान, ठीक है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इम्पेरेटिव्स एंड इंडिकेटिव प्लानिंग, इम्पेरेटिव और इंडिकेटिव प्लानिंग के बीच में ना डिफरेंस बताओ। तो इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या कह सकते हैं, पहले ये दोनों का मतलब समझो। इम्पेरेटिव प्लानिंग में जो है ना वो एक्टिव रोल होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ लिखते हैं, इधर इम्पेरेटिव है और इधर जो है वो इंडिकेटिव है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है इम्पेरेटिव में जो है वो गवर्नमेंट का रोल वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है, इंडक्टिव में, क्योंकि इंडक्ट कर रहा है मतलब कि इंडिकेट कर रहा है कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ठीक है, समझ गए। मतलब जनरल सिर्फ गाइडलाइन यहाँ दे रहा है, स्पेसिफिक विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहाँ स्पेसिफिक डायरेक्शन देगा और टारगेट भी देगा कि कैसे कैसे तुमको क्या करना है, ठीक है। उसके बाद जो ये तो गवर्नमेंट का रोल हो गया। मार्केट का रोल अगर की बात करें तो इम्पेरेटिव में इसमें जो है मार्केट का रोल वो थोड़ा सा मिनिमाइज करेगा, ठीक है। उसमें जो है मार्केट का रोल थोड़ा सा मिनिमाइज करेगा और गवर्नमेंट का जो कंट्रोलिंग होगा प्राइजेस पे, रिसोर्सेज को थोड़ा सा उसमें भी मिनिमाइज करेगा। लेकिन इंडक्टिव में यहाँ पर ही जो है वो मार्केट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा और जो है गाइड जो ऑफ़र करेगा गाइडलाइन विदाउट एनी कंट्रोल की, ठीक है। ज़्यादा हम कंट्रोल तो नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी देखो ना गवर्नमेंट का रोल तो वैसे भी कम है, तो कंट्रोल भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लैक्सिबिलिटी की बात करें तो इम्पेरेटिव जो है इसमें जो है फ्लैक्सिबिलिटी लैक है, ठीक है। फिक्स प्लान यहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, फिक्स प्लान। और यहाँ जो है फ्लैक्सिबल है, मोर फ्लैक्सिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल ही कम है। इफ़िशिएंसी की बात करो तो इम्पेरेटिव जो होगा लेस होगा, क्योंकि भाई जो फिक्स प्लान होता है वो अनरियलिस्टिक होता है। तुम किसी को फिक्स प्लान दे रहे हो वो अनरियलिस्टिक है, मैच नहीं कर पाएगा, कभी भी चीज़ें कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा ना। इसीलिए ये ज़्यादा इफिशियंट होगा क्योंकि फ्लैक्सिबल है, जिस वक्त जिस तरीके का जिस सिचुएशन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा फ्लैक्सिबल होगा, तो इसमें इफिशियंसी भी ज़्यादा आएगा। किसी भी तरीके से एकदम रिजिड करोगे तो रिजिड में चीज़ें नहीं चलती हैं सर, ठीक है। समझ गए अब दोनों का बीच का डिफरेंस। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई डिफरेंस बताओ, बेसिक डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब इन द केस ऑफ द इम्पेरेटिव प्लानिंग द मार्केट मैकेनिज्म इज इंटायरली रिप्लेस्ड बाय द कमांड हायरार्की। कह रहा है इन केस ऑफ द इम्पेरेटिव, ठीक है, इम्पेरेटिव इधर वाला था ना जहाँ गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा है। द मार्केट मैकेनिज्म इज इंटायरली रिप्लेस्ड बाय द कमांड हायरार्की, बिल्कुल गवर्नमेंट कमांड कर रहा है, स्ट्रिक्ट हम बोले स्ट्रिक्ट और फिक्स प्लान है। वाइल इन द केस ऑफ द इंडक्टिव प्लान इट इज़ द लुक्ड अपॉन एज द वे टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। बिल्कुल पीछे से सुधार ही करे जा रहे हैं और यहाँ फ्लैक्सिबल है तो हम ज़्यादा इफिशियंसी भी यहाँ है, इसलिए तो अभी हम देखें तो यही मारो आगे बढ़ो। बट इन केस ऑफ इंडक्टिव प्लानिंग देर इज़ अ नो नीड टू रेशनलाइज एनी इंडस्ट्री। भाई कैसे नहीं पड़ेगा इंडक्टिव में रेशनलाइज करने का, तो तभी तो कर रहे हैं, फ्लैक्सिबल है तभी तो आगे जाकर के हम सुधार करें। इन द केस ऑफ इंडक्टिव प्लान ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी बिलोंग टू द पब्लिक सेक्टर वाइल इन द अदर टाइप्स ऑफ द बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर। ऐसा नहीं है। द ईजियर टू अचीव द टारगेट ऑफ द इम्पेरेटिव
टाइप लाइन। इम्पेरेटिव कह रहा है ईजियर टू अचीव द टारगेट इन इम्पेरेटिव। भाई ईजियर कैसे होगा, यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ कोई भी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लैक्सिबिलिटी यहाँ है, हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम कर सकते हैं, टाइम का बदल सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये तो ज़्यादा एफिशिएंसी यहाँ होगा ना, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो, ठीक है। 32 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉज ऑफ द स्लो रेट ऑफ ग्रोथ पर कैपिटा इनकम। इनमें से क्या जो है मेन कॉज होगा। तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, एक तो ऑप्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं ना कि भाई किसी चीज़ को बनाने में जो है जितना बेच रहे हैं उससे ज़्यादा तो प्रोड्यूस में लग रहा है। मतलब अगर 1 रुपया का चीज़ है तो उसको प्रोड्यूस करने में ही 3 रुपया लग रहा है। तो ये एक कारण हो सकता है कि भाई ये स्लो रेट है ग्रोथ का, ठीक है। हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना, मतलब कि जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इनकम जो है कंट्री का वो घट जाएगा, ठीक है। अगर 5 सेब है तुम्हारे पास और 2 लोग हो तो बाकी लोगों में तो भाई ज़्यादा बटेगा ना। अब 5 सेब है और 10 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, तो वो कम बटेगा कि नहीं बटेगा। तो इनकम ग्रोथ जो होगा पर कैपिटा इनकम कंट्री का वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, 2 भी फैक्टर हो सकता है। 1 और 2 कहाँ साथ में है वो देखो, एक 1 और 2 यहाँ साथ में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब कि 2 ऑप्शन है, मतलब कि आगे भी एक ऑप्शन मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, तीसरा या चौथा। हाई रेट ऑफ अ कैपिटल फॉर्मेशन, भाई कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो फिर तो मेरा ग्रोथ होगा ना, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, स्लो रेट ऑफ ग्रोथ। हाई कैपिटल फॉर्मेशन होगा तब तो मेरा बहुत ज़्यादा ग्रोथ हम लेकर के जाएंगे, इससे थोड़ी होगा, स्लो ग्रोथ तो नहीं होगा। तो ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है। तीसरा घटा दो सर, तीसरा हटा दो तो ये बच गया। ऑटोमेटिकली मेरे पास डी निकल करके आ रहा है 1 और 2, ठीक है। अब डी भी पढ़ लो, हाई लेवल ऑफ द फिजिकल डेफिसिट, ऐसे थोड़ी होता है हाई लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट। अगर हम फिजिकल डेफिसिट ले रहे हैं मतलब हम मेरा डेफिसिट हो रहा है, मेरा कर्ज हो रहा है, तो वो कर्ज को कहीं हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं तो वो तो रिड्यूस कर देगा ना भाई, मानते हो कि नहीं, वो तो इंक्रीज़ करेगा। कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम उस कैपिटल को, डेफिसिट को, तो ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। ओके सर, CSC का जितना था 1993 का तक क्वेश्चन, मतलब 1993 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया CSC UPSC CSC का। अब जो है अदर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड द इवैल्यूएशन ऑफिस विच मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ इन अटैच्ड ऑफिस अंडर, किसके अंदर होगा भाई ये बताओ। नीति आयोग का ऑफिस करना है, मॉनिटरिंग करना है, डेवलपमेंट करना है, एवोल्यूशन करना है, ये सब करना है तो किसके, मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस जिसे हम DMEO के कह रहे हैं, ये एक अटैच्ड ऑफिस है, किसका, नीति आयोग का है, जिसको बनाया गया था सितंबर में 2015 में, ठीक है। जो पहले जो प्रोग्राम चलते थे PEO, ठीक है, प्रोग्राम इवोल्यूशन ऑफिस, और जो है प्लस में IEO, इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफिस, और साथ में इन सबको मिला करके क्या बनाया, DMEO, जो कि मॉनिटर का काम करना है, इवोल्यूशन का काम करता है, सब बनाया गया एज अ MEE इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये नीति आयोग का एक अटैच्ड ऑफिस है साथ में, ठीक है। नीति आयोग को किसके बनाया गया, रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को, यही तो जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कौन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ये करने वाला, नीति आयोग। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग SDG इम्प्लीमेंटेशन असाइन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं नीति आयोग, ठीक है, जो क्या है, एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। चेयर इसको कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर करता है। ये हम लोग ये पॉलिटी वाले में भी हम लोग इसको देखे थे, है कि नहीं। हु हैज़ प्रपोन्ड द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट ग्रोथ, किन्होंने ये लिमिट ग्रोथ का कंसेप्ट दिया भाई, ठीक है। तो लिमिट ग्रोथ जो है ना, ये 1972 में एक रिपोर्ट बना, एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। फाइनाइट, ठीक है, एक रिसोर्सेज फाइनाइट है, ठीक है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है और उस पर चीज़ों को काम करना है, तो इसी पे एक रिपोर्ट बना था, ठीक है। स्टडी किया गया था कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए। तो ये जो है ना, ये एक वर्क है जो जय फॉरेस्टर ऑफ MIT, इन्होंने डिस्क्राइब किया अपने बुक में, इन हिज बुक वर्ल्ड डायनामिक, ठीक है, जो कि वर्ल्ड डायनामिक ये कमीशन किया गया था क्लब ऑफ रोम के ज़रिए, ठीक है। क्लब ऑफ रोम क्या है, तो वो एक ग्लोबल थिंक टैंक है, ठीक है। तो ये वही अपने बुक में जो है 1972 में अपने बुक में लिखता है लिमिट टू ग्रोथ,
तो लिमिट टू ग्रोथ मतलब कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी मतलब कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करता है, लेकिन उन्होंने जो अभी कहोगे सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात किया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी यही दिया होगा, तो नहीं, सस्टेनेबिलिटी के बारे में सिर्फ बात किया, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के बारे में जैसा नहीं बात किया कुछ भी। तो इसका आंसर जो है ये क्लब ऑफ रोम। अब क्लब ऑफ रोम क्या है वो भी बता दिए भाई, ठीक है। क्लब ऑफ रोम ग्लोबल थिंक टैंक है जो कि 1972 में बुक्स देता है लिमिट्स टू ग्रोथ, जिसमें सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व्स। अब इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व्स क्या होता है ये पहले देख लो। इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व जो होता है एक हाइपोथेसाइज्ड रिलेशनशिप है किसके बीच में, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये क्या सजेस्ट करता है कि भाई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है ना शुरुआती में इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा वैसे वैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। बिल्कुल हम लोग इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो पेड़ का कटिंग करेंगे, डिग्रेडेट करेंगे पूरी तरीके से इन्वायरमेंट को। आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम पर कैपिटा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बिगिंस टू डिक्रीज। लेकिन एक लेवल पर पहुँच जाएगा हमारा डेवलपमेंट तो उसके बाद से फिर वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा, और ये जो है ये यू शेप का कर्व बनाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहाँ से शुरुआत हुआ, एक सर्टेन लेवल पर पहुँच गया इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के बाद जो इकोनॉमी है वो हमारा डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया, जीडीपी पर ग्रोथ रेट, ठीक है। और यह है लेवल ऑफ इकोनॉमिकल डिग्रेडेशन, जैसे जैसे बढ़ रहा है। देखो एक समय तक शुरुआती में कम था, जैसे जैसे बढ़ता गया तो मतलब ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बढ़ रहा है, और फिर एक लेवल पर पिक गया, उसके बाद फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो कैसे बन रहा है ये यू शेप का कर्व बन रहा है। तो बोल रहा है कि जो EKC है सोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पर कैपिटा जीडीपी और इन्वायरमेंटल लॉस। बिल्कुल सही बात है कि दिखाता है इसके बीच में रिलेशन। तो व्हाट इज द शेप ऑफ द इन्वायरमेंट कुजनेट कर्व, तो हम भी देखें कि यू शेप्ड कर्व बनाता है सर, ठीक है। अभी भी देखो ना, यहाँ देखो फिगर में भी देख रहे हो यू शेप्ड बना रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। हु अपोज द प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया, कौन कर सकता है सर, एक ही इंसान है, महात्मा गांधी जी, ठीक है, वही किए हैं। गांधी अपोज करते थे कि भाई किसी भी तरीके का सेंट्रलाइज प्लान नहीं होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि भाई जानते हैं कि उसकी वजह से अगर सेंट्रलाइज प्लान हुआ तो जो पोटेंशियल है इंडिविजुअल फ्रीडम को उसको इम्पैक्ट पड़ेगा, इनफेक्टिवनेस आ जाएगा। हमारा नेशन तो डाइवर्स है तो उसमें इनफेक्टिवनेस आ जाएगा। और वो किस तरीके का बात करते थे, पंचायती राज, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, राम राज्य की बात करते थे। वो प्रमोट कैसा करते थे, स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते थे, मानते हो कि नहीं। और चाहते थे कि भाई गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन हो ना वो थोड़ा सा लिमिटेड हो, ठीक है। महात्मा गांधी जी, कल ही है भाई 2 अक्टूबर। कुछ एजर्सन है, रीजंस हैं, क्या बोल रहा है वो देखो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द इंपॉर्टेंट फॉर वेलबिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। भाई ये सब के लिए, ह्यूमन सोसाइटी क्या, हर एक के लिए, जानवर, जीव जंतु, सब के लिए ही इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या बोल रहा है, बिकॉज द रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट द कम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू मीट आवर ओन नीड। बिल्कुल एजर्सन भी सही है, रीजन भी पूरी तरीके से एक सही कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो ए मारो ना सर, मान हम लोग को जानते हैं ना SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 हम लोगों को गोल मिले हैं, मतलब सबको ये अडोप्ट करके रखा है बेटर, किसके लिए, ताकि बेटर और हमारा अच्छा सस्टेनेबल फ्यूचर हो, हम सब के लिए हो, ठीक है। SDG सेट किया गया था 2015 में, किसके जरिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जरिए। अचीव करने का जो टारगेट है वो 2030 तक है, ठीक है। UN रिजोल्यूशन इसको क्या नाम देता है, एजेंडा 2030, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज बाय, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें तुमको देखने के लिए मिलेगा, लो पर कैपिटा इनकम मिलेगा, लो रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन, भाई पैसा ही नहीं है तो हम कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से कर पाएंगे, तो ये भी देखने के लिए मिलेगा। लो डिपेंडेंसी रेशियो, भाई डिपेंडेंसी रेशियो तो हाई देखने के लिए मिलेगा ना, अंडर डेवलप है, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ तो हाई देखने के लिए मिलेगा। सर 3 को हटा दो, सर 3 को हटा दो, अब 4 भी पढ़ो। वर्क फोर्स लार्जली इन द टर्सरी सेक्टर, भाई डेवलप्ड होगा नेशन तभी तो टर्सरी सेक्टर होगा, टर्सरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, मानते हो कि नहीं मानते भाई। तो जब डेवलप्ड ही नहीं है तो सर्विस सेक्टर कहाँ से होगा, तो ये वर्क फोर्स लार्जली इन द टर्सरी सेक्टर, नहीं सर, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकता है शायद, लेकिन टर्सरी में नहीं होगा, तो चौथा भी हटा दो ना सर। तो कौन बचा, 1 और 2 ऑटोमेटिकली, मानते हो कि नहीं मानते हो भाई। आगे बढ़ो तो फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट दैट इंडियन इकोनॉमी इज एन डेवलपिंग कैटेगरी, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट्स दैट इंडियन इकोनॉमी इज़ इन डेवलपिंग कैटेगरी, मतलब ये कौन सा फीचर है इनमें से ये दिखा रहा है कि जो इंडिया, जो इनमें से जो है वो दिखा रहा है कि भाई इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग कैटेगरी का है। तो कौन कौन चीज़ दिखा रहा है,
ऑक्यूपेशन इज़ मेनली एग्रीकल्चर, मानते हैं भाई कि अराउंड 60% ऑफ जो वर्क फोर्स है हमारा वो किस में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो बात तो सही है। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अभी डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब क्या है कि भाई लोग ज़्यादा हैं और काम कम है, अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पर ही पीपल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और जॉब कम है कि नहीं, तो ये बात भी दिखाता है इंडिया में। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और भाई ये भी तो है, ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, डेवलप्ड कंट्री में तो नहीं देखने के लिए मिलेगा ना, ये तो डेवलप्ड कंट्री में नहीं, ये मतलब कि ह्यूमन कैपिटल इंडिया इज़ नॉट एज वेल डेवलप्ड, हम सब जानते हैं, क्योंकि जितना डेवलप कंट्री में जिस तरीके से ह्यूमन कैपिटल डेवलप है उस तरीके से यहाँ नहीं है। ह्यूमन कैपिटल कहने का मतलब क्या समझ रहे हो, पढ़ाई लिखाई करके उसका सबसे अच्छा उसका दिमाग उमाग सब विकसित हो चुका है, ठीक है, वो डेवलप हो चुका है कि नहीं। और ये हमें कहाँ पर देखना है, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैसे देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो पुअर है, हमारा ये देखने के लिए मिलता है कि जो ड्रॉप रेट है स्कूल का वो कम है, तो फिर ये तो बात तो सही है सर। हाई पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन्स, ओ भाई साहब ये तो नहीं है। अगर हम लोग चले इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो के तहत से, उसके रिपोर्ट्स के तरफ से और नेशनल सैंपल सर्वे की तरफ से, तो जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है, ये वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है इंडिया में, ठीक है। 80% इंडियंस जो है रिपोर्ट में पाया गया 80% इंडियन जो है प्रोटीन डिफिशिएंसी है उनमें। ये बोल रहा है हायर पर कैपिटा इंटेक ऑफ प्रोटीन, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं भाई, डेवलप्ड होंगे, पूरे वेल डेवलप्ड होंगे तभी तो हम ले पाएंगे प्रोटीन, अभी तो हमारे पास खाने के लाले पड़ रहे हैं तो हम प्रोटीन कहाँ से ले पाएंगे, तो चौथा को हटा दो सर, ठीक है, बाकी 1 2 3 सब सही, तो मतलब डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, और कुछ नहीं, ओके। 41, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स अरेंजिंग देम दीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अरे भाई ये ठीक है, अभी गरीबी हटाओ को हम लोग देखे थे प्लान में, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 1960 में सब पढ़ते हो, 1960, और कब तक चला, 1970 तक चला, ठीक है। बैंक नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 19 जुलाई समथिंग और 1969, ठीक है, ये 60, ये 69। गरीबी हटाओ का जो नारा था वो 70s के आसपास में आया, इंदिरा गांधी अपने इलेक्शन में कैंपेन के दौर में पढ़े, इंदिरा गांधी पॉपुलराइज द स्लोगन गरीबी हटाओ, इराडिकेट पॉवर्टी, ठीक है, कि क्यों, क्योंकि ताकि उनका जो फोकस था कि अपलिफ्ट हो सके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कब हुआ था, ये सब जो गरीबी हटाओ वाला अभी भी देख कर के आए हैं कि 5th 5 ईयर प्लान क्या हुआ था, है कि नहीं। अब देख लिए तुम, ये 60, 66 और 70, अब बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो जस्ट उल्टा कर दो ना सर, 3 2 1, है कि नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स द वीमेंस कंपोनेंट प्लान्स इंट्रोड्यूस एज अ मेजर स्ट्रैटेजी, कौन से प्लान में वीमेंस से रिलेटेड मेजरली इंट्रोड्यूस किया गया था चीज़ें, ठीक है, ये बताओ। तो ये हमारा जो था ना, थोड़ा सा आगे आ जाओ, अभी सब ऐसे आगे हैं, तो 9th 5 ईयर प्लान्स में, ठीक है, जहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो थे वीमेन के लिए लिए गए थे, जैसे कि जेंडर रिकॉग्नाइजेशन हो गया, मेन स्ट्रीम में जेंडर से रिलेटेड बातचीत करना, न्यू कंपोनेंट्स वुमेन के लिए, ठीक है, वो वीमेन कंपोनेंट प्लान लेकर के आ गया। ऑब्जेक्टिव क्या था कि वुमेन एम्पावरमेंट करना है, उनके स्टेटस पर फोकस करना है, वुमेन को सोसाइटी में दर्जा देना है, ये सब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ। वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी हुआ, तो ये सब हुआ 9th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इनकम कमिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1949, तो कौन थे उस वक्त, बताओ। तो नेशनल इनकम कमेटी बनता है आफ्टर हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, अगस्त 1949 में बनता है। इनके किसके साथ में, तो प्रोफेसर महालनोबिस, ठीक है, वही इसके चेयरमैन थे, और इनके साथ में 2 मेंबर्स और थे, एक तो गाडगिल साहब थे, ठीक है, और एक थे VK राव, ठीक है, 2 मेंबर्स थे। कमेटी जो है कंपाइल करती है नेशनल इनकम को, और पहला रिपोर्ट ये देती है 1951 को, तो चेयरमैन थे PC महालनोबिस, ओके। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन द ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा डेवलप कर रहा है। तो ये अभी भी जस्ट यहाँ पर बात की कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन जेंडर की बात कर रहा है, ये सब कब हुआ था, 9th 5 ईयर प्लान में। अब सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछ दिया 9th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो 9th ईयर 5 प्लान में ही एम था कि भाई हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है, साथ में रिड्यूस करना है पॉवर्टी को, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, सोशल जस्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और इक्विटी पर ज़्यादा ध्यान देना है डेवलपमेंट में, ये सब पर एम था, ठीक है।
इकोनॉमिक पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करना है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव, अगर की ऑब्जेक्टिव की और ज़्यादा बात करें तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी, प्राइमरी एजुकेशन, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ये सब था। ठीक है, हमने ऊपर में जो दिए हैं ना वो पढ़ना ना, वो किसी सर का है शायद 2021 टॉपर वॉपर का है, उनका ही नोट्स का है वो, जो सारा 5 ईयर प्लान को लिखे हैं 4-4 5-5 लाइन में, मेन वही पूछता है, वहीं से क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए हम उसको लगा दिए हैं वहाँ पर ही। ठीक है, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन अ ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू, अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से क्या होगा, प्रॉपर यूज़ ऑफ, बाई हम लोग पढ़ लिख जाएंगे, समझदार बन गए हैं, हम लोगों को समझ हो जाएगा कौन से रिसोर्सेज को कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या यूटिलाइज़ करना है, सब कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो भाई अगर ह्यूमन कैपिटल में हम इंक्रीज़ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉपर यूज़ रिसोर्सेज को होगा, इंक्रीज़ होगा प्रोडक्टिविटी में, स्किल डेवलपमेंट भी होगा, सब कुछ होगा, ऑल अबव द अबव। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल यही तो करता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ साथ में करता ही है, बाकी ओवरऑल करता है, इनोवेशन सिखाता है, प्रॉपर यूज़ करना सिखाता है रिसोर्सेज को, स्किल कराता है हमारा इम्प्रूव, एक डेवलपमेंट कराता है, क्वालिटी एजुकेशन लेकर के आता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, सब कुछ करता है, तो यह हर एक चीज़ में कर लो। ठीक है, द डॉक्यूमेंट ऑफ द 12th 5-year प्लान सजेस्ट दैट द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर इन दिस प्लान वुड बी, 12th 5-year प्लान में क्या है, लार्जेस्ट सोशल सर्विस पर। ठीक है, 12th 5-year प्लान जो कि 2012 से लेकर के 2017 तक चलता है, लेकर लार्जेस्ट उसका जो शेयर था वो एक्सपेंडिचर किस पे जाता है, सोशल सर्विस पे जाता है, जिसमें सोशल सर्विस में एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और सोशल सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, और 12th 5-year प्लान ही क्या था, हमारा लास्ट 5-year प्लान था, जिसमें थीम क्या था, अभी हम लोग पीछे भी देख करके आए, फास्टर और मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एट इट्स थीम, जहाँ पर एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने के लिए मिलता है, रिडक्शन पॉवर्टी, ये सब थीम होता है, इंप्रूवमेंट करना होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, एग्रीकल्चर का जो प्लान था कि एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को उसको इंक्रीज़ करना है पर ईयर 4%। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाना है, कि इन्वेस्ट करना है हेवली किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि रोड्स, रेलवेज, पावर्स, ये सब में, और मैन्युफैक्चरिंग में भी देखो तो प्रमोट करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, है कि नहीं। विच प्लान अमॉन्ग द फॉलोइंग डिक्लेयर इट्स ऑब्जेक्टिव सेल्फ रिलायंस एंड द जीरो नेट फॉरेन एड, कौन सा था, तो वो था 4th 5-year प्लान, देख लो एक बारी। 4th 5-year है, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ, देखो सेल्फ रिलायंस है कि नहीं 4th 5-year प्लान में, तो वही बात हुआ। फोर्थ 5-year प्लान, ठीक है, सेल्फ रिलायंस का बात वहीं पर किया गया। ठीक है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज, किससे हम लोग सबसे अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ नाप सकते हैं, ये बताओ। ठीक है, जीडीपी, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट और पीसीपी, पर कैपिटा प्रोडक्ट। तो यहाँ देखो इन सब के बीच में ना थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, ये है जीडीपी, ये है एनडीपी, एनएनपी और पीसीपी। स्कोप क्या है, जो टोटल फाइनल गुड्स सर्विस प्रोड्यूस होता है विद इन अ कंट्रीज़ बॉर्डर, उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। ये इंडिया है, इंडिया के अंदर में जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ वही जीडीपी कहलाया। एनडीपी क्या होता है, जो टोटल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है विद इन कंट्री बॉर्डर, और साथ में नेट ऑफ डिप्रेसिएशन, मतलब जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन। ये क्या होता है, टोटल जो प्रोड्यूस हुआ कंट्री में, कंट्रीज़ के रेसिडेंट्स के साथ में, और ग्लोबली मतलब मेरा जो इंडिया का जो लोग बाहर रह रहा है वो, और साथ में डिप्रेसिएशन माइनस कर दो इसमें। फिर ये क्या होता है, एवरेज इकोनॉमिक आउटपुट इनकम पर पर्सन इन अ कंट्री। ठीक है, ये आप देखो इन सब तो स्पेसिफिक बात कर रहा है, ये बात क्या कर रहा है, एवरेज इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है, पर पर्सन इन अ कंट्री। ठीक है, अब ये ध्यान रखना भी इसको, कैलकुलेशन बेसिस क्या होगा, डेप्रिसिएशन इंक्लूड करता है, ये एक्सक्लूड करता है डेप्रिसिएशन को, फॉर्मूला देखो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूड करता है डेप्रिसिएशन को, मतलब एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अभी यही चीज़ हम लोग पढ़े थे, हम लोग टोटल जीडीपी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन, टोटल जीडीपी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन। अब मेरा जितना टोटल पॉपुलेशन है उतना ही टोटल जीडीपी है। अब यहाँ पर ही देखो इसी से सिर्फ उस बात से ही नहीं बन जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज, तो भाई मारो ना पर कैपिटा प्रोडक्ट, कि भाई जितना टोटल जीडीपी है उतना टोटल पॉपुलेशन है, तो हमको तो मिलना गया सर पूरा। ठीक है, फोकस क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, ये सस्टेनेबल डोमेस्टिक प्रोडक्शन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द कैपिटल वियर एंड टीयर्स। कैपिटल वियर एंड टीयर्स का ही नाम है डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो पड़ता है, जो टूटता है, वही सब।
टोटल इनकम अर्न बाय द नेशनल रेसिडेंट्स रिफ्लेक्टिंग द नेट इनकम नेशनल इनकम, ठीक है, मतलब अपना जो रेसिडेंट्स के जरिए जो कुछ भी नेशनल इनकम अर्न किया गया वो, ठीक है, और साथ में नेशनल इनकम अब्रॉड से। एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक वेलबिंग, तो ये टोटल पॉपुलेशन का ही बात कर रहा है, ये बेटर है, ठीक है, तो ये आर और डी, ठीक है सर, ज़्यादा बेटर वही है, क्योंकि एक्चुअल जो कंडीशन है पीपल का कंट्री में वो सब कुछ वही दिखाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी कहने का मतलब क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसा कंपनी है जो सब कुछ का मिक्सर हो, ठीक है। हम लोग दो तरीके का इकोनॉमी देखते हैं, एक कैपिटलिज्म देखते हैं, एक सोशलिज्म देखते हैं, ठीक है, और एक दोनों का हम लोग मिक्सचर देखते हैं। नहीं, कैपिटलिज्म में मतलब कि एक प्राइवेट पार्टी जहाँ सब कुछ ओन कर रहा हो, गवर्नमेंट, और जो मतलब कि कैपिटलिज्म में जो गवर्नमेंट का थोड़ा सा रोल कम हो, प्राइवेट पार्टी का ज़्यादा रोल हो, है कि नहीं। सोशलिज्म में गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल हो। तो हम लोगों का जो कंट्री है वो दोनों ही है, मालूम नहीं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कोएग्जिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का प्रायोरिटी क्या था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का प्रायोरिटी पूछ रहा है, ठीक है। बता दूँ क्या ये वाला डिफरेंस वेफरेंस? छोड़ो टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर का, अभी देखो ना शुरुआती में अभी हम लोग जब पीछे देख रहे थे तो एग्रीकल्चर, अभी 4th तक तो एग्रीकल्चर ऐसे हम देख रहे थे ना एरो, तो मतलब कि पहले तो हम लोगों का एग्रीकल्चर था, ठीक है, फर्स्ट प्लान का एग्री, और साथ में एम था सेल्फ सफिशिएंसी बनना है फूड प्रोडक्शंस में, और साथ में हम लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ करना है। साथ में हम लोग लैंड रिफॉर्म भी किए, मॉडर्नाइजेशन भी किए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश किए, और ग्राउंड वर्क इस्टेब्लिश किया कि भाई एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो इंडिया का, साथ में एग्रीकल्चर एक उसमें से वाइटल सेक्टर निखर ऊपर करके आए, ठीक है, समझ गए। क्या करूँ, रोक दूँ क्या? क्योंकि 1:20 हो गया है। देखते 10 मिनट में जितना क्वेश्चन होगा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट पार्ट ऑफ द सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म? इनमें से कौन सा जो है पार्ट नहीं है सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म का? तो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म में जो है लीगल सिस्टम नहीं, ऑयल सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर था, रिफॉर्म्स अंडर गवर्नमेंट से था। ये लीगल सिस्टम रिफॉर्म क्या होता है? लीगल सिस्टम रिफॉर्म जो है ना भाई ऐसा है कि जो सेकेंड जनरेशन का पार्ट नहीं था, मतलब लीगल इन जुडिशियल सेंस कहते हो, चेंजेस इन लीगल एंड जुडिशियल सेंस, ताकि इम्प्रूव हो सके इफ़िशेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंट जस्टिस। अब सर हम लोग उस वक्त अभी आज़ाद ही हुए हैं, हम लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, हम लोग पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, हमारे पास सब कुछ का कमी चल रहा है, तो भाई हम लोग तो ये सब चीज़ों में रिफॉर्म करेंगे ना सर। अभी लीगल सिस्टम में कहाँ रिफॉर्म करने चले, थोड़े से और आगे बढ़ लेते हैं उसमें। तो सेकेंड जनरेशन में लीगल सिस्टम का रिफॉर्म का बात नहीं था, ठीक है। प्लानिंग वॉज कंसिडर्ड एज अ प्री रिक्वेस्ट, प्लानिंग प्री रिक्वेस्ट है, मतलब कि प्लानिंग हर एक चीज़ में होना ही चाहिए भाई। तुम कोई भी चीज़, तुम पढ़ने के लिए भी पढ़ने के लिए भी बैठ रहे हो तो प्लानिंग करके बैठ रहे हो कि इतने घंटे ये पढ़ेंगे, उतने घंटे ये पढ़ेंगे, तो तुम देश चलाओगे, देश को चलाने में या किसी चीज़ को भी करने में, क्या उसमें प्री रिक्वेस्ट नहीं होगा कि हर एक चीज़ में लगे? तो फॉर बैलेंस्ड इकोनॉमी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल उसमें भी हम लोग को प्लानिंग लगेगा। फॉर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट इन अ इवन मैनर, बिल्कुल भाई जो बेनिफिट हो और डेवलपमेंट का जो बेनिफिट हो वो इवनली हर कोई में डिस्ट्रीब्यूट हो, ये भी इसमें भी प्लानिंग हो, इस तरीके का प्लानिंग करना होगा। हम ये भी फोकस करेंगे कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है वो भी रिमूव हो, है कि नहीं, और मैक्सिमाइजिंग करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसका हम लोग मैक्सिमाइज़ करेंगे, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। तो सारे के सारे में हम लोग का ये लगेगा, ठीक है, ओके। मानते हो कि नहीं मानते हो यार सब कुछ? विच हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन द हाउस होल्ड सेविंग इन द इंडिया? इनमें से किसका जो है हाईएस्ट शेयर है सेविंग में, डिपॉजिट में, करेंसी में? तो हम लोग का फिजिकल एसेट में देखा होगा भाई कि हाउस होल्ड सेविंग जो है उसमें से जैसे कि कोई लैंड खरीद लिया, कोई कुछ सोना चांदी ये सब खरीद लिया, तो ये सब ज़्यादा है सेविंग जो हम लोग इंडिया में देखो तो ज़्यादातर इसी में देखा जाता है। 58 to 60% लोग इस तरीके का सेविंग ही करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एसेट्स में द प्रोपोर्शन ऑफ द लेबर इन द GNP क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बिकम लो ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं? अभी पीछे हम लोग जाकर के बेचो, थोड़ा देर पीछे जाकर के अगर देखो तो दिखेगा ये सेम ही क्वेश्चन, सेम ही मतलब सेम एज इट इज़ नहीं, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। तो उसमें भाई कि ऐसा कह रहा है कि जो प्रोपोर्शन है ना GNP का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का, वो लो है, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि वेजेस लैग बिहाइंड प्राइजेस, मतलब प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन जो वेजेस हैं वो जो हैं पीछे हैं, इसीलिए GNP ग्रॉस नहीं कर पा रहा है। मतलब प्राइजेस बढ़ रहे हैं, मेरा जो इनकम है वो घट रहा है, इसीलिए अभी भी GNP जो है वो पीछे है। मेन रीज़न यही है सर, ठीक है। 55 इन द 11th 5 ईयर प्लान हाइएस्ट एलोकेशन हैज़ बीन मेड इन
5th 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस चीज़ में किया गया था? तो सबसे ज़्यादा जो ये किया गया था वो था तुम्हारा एजुकेशन में। शेयर जो हाईएस्ट शेयर एलोकेट किया गया था वो एजुकेशन सेक्टर में एक्सपेंड किया गया था वो इसमें, ठीक है। 56 इंक्लूसिव ग्रोथ वुड बी नेसेसिटेट। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कि ओवरऑल सबका डेवलपमेंट, यही तो अभी हम लोग पिछले 3-4 क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं और 3-4 बार रिपीट हो गया कि नहीं हो गया इंक्लूसिव ग्रोथ। तो डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, रिवाइवल ऑफ द एग्रीकल्चर, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द सोशल सर्विस सच एज द एजुकेशन एंड द हेल्थ। तुम क्या मारोगे? सब कुछ मारोगे ना भाई। इंक्लूसिव ग्रोथ का बात करा तो तुम सबको देखोगे ना, सब कुछ देखोगे ना। 57 फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम बोथ द प्राइस एंड द मॉनेटरी इनकम हैव बीन डबल्ड एंड द रियल इनकम विल बी। अब क्या कह रहा है? कह रहा है इफ़ ओवर अ गिवन अ पीरियड, अगर यदि कुछ समय दिए तुमको और उस समय के साथ दोनों ही तुम्हारा प्राइस भी और जो तुम्हारा मॉनेटरी इनकम है, मतलब प्रोडक्ट का दाम था x, अभी वो y हो गया है, ठीक है, अभी वो y हो गया और तुम्हारा इनकम भी x था और समय के साथ वो भी y हो गया, मतलब कि क्या हो गया? मतलब बोल रहा डबल हो गया, मतलब कि डबल कर दो तो इसी में तो प्रोडक्ट अभी 2x हो गया है तो तुम्हारा इनकम भी 2y हो गया। तो मतलब क्या चेंज कहाँ हुआ? कुछ तो कुछ भी चेंज हुआ नहीं, कि जितना पैसा बढ़ा है उतना, मतलब कि जितना प्राइस बढ़ा उतना मेरा पैसा भी बढ़ा, तो कुछ भी हुआ नहीं है, ठीक है। तो अनचेंज लिखते हैं ना सर और आगे बढ़ते हैं। वैसा कुछ हुआ नहीं है। विच ऑन द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कंट्रीज़ वेल्थ, इनमें से कौन सा कंट्री के वेल्थ में नहीं इंक्लूड होगा? एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा, तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास हो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, फ़ोन्स हो, जो कुछ भी हो, तुम्हारा वेल्थ है कि नहीं वेल्थ है? अब देश के लिए क्या वेल्थ होगा? माइंस, उसके पास कितना माइंस है उससे भी पैसा आता है ना भाई। उसके बाद डैम्स कितने हैं, हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ठीक है। कैटल है क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश है तो इसको भी हम लोग वेल्थ के तौर पे गिनेंगे। मनी सप्लाई तो इन सब से होगा, इन सब से हम जो अर्न करेंगे, इन सब से जो अर्न करेंगे वो भी होगा। तो मनी सप्लाई को हम लोग ये बोल सकते हैं का वेल्थ मनी सप्लाई है, वो तो हम लोगों का जो प्रोडक्शन, हम लोगों का जो ऑक्यूपेशन है उससे मनी सप्लाई हो रहा है। मनी सप्लाई कोई वेल्थ नहीं है हमारा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है नॉट इंक्लूडेड इन, तो सी मारो मनी सप्लाई। 59 अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, ओके, ध्यान से। फर्स्ट 5 ईयर प्लान सबमिटेड टू द पार्लियामेंट, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब सबमिट किया गया था बताओ? फर्स्ट ईयर 5 प्लान जो है वो देखो कि मिलेगा 1950 के आसपास, बिल्कुल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो सेटअप हुआ था वो 1952 में सेटअप हुआ था। फर्स्ट डिवैल्यूएशन इंडियन करेंसी आफ्टर द इंडिपेंडेंस टू प्लेस, फर्स्ट डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन कब हुआ इंडिपेंडेंस के बाद? तो ये अपने को देखने के लिए मिलता है 1950 के आसपास, नहीं 1950 नहीं, 1949, 1949, ये 1950, 1949, 52। इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का इंडिया मेंबर बनता है, कब बनता है? तो ये 1945 में बनता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या आ रहा है 1945, मतलब 1945 में 4, 1949 में 3 और उसके बाद 1950 में 1 और 1952 में 2, 4312, 4312, 4312, 4312 बी, ठीक है। हो गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से एडजस्ट, ठीक है सर। चलो सोचे थे कि 1.5 घंटा होगा, लेकिन ठीक है चलो हो गया, कुछ ज़्यादा ही थोड़ा एक्सप्लेन कर दिएगा। 10 क्वेश्चन आगे भी तो पड़े हैं, ये 9 क्वेश्चन। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं भैया अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।